तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिटिया को देखते हैं। वो इविल गॉड सबीरा को कह रही होती है, क्या डिवाइन जेंस? तो आपके बातों का मतलब यह है कि अगर मैं बुचेन से शादी करती हूँ और हम दोनों के बच्चे होता है तो सिर्फ ना ही मैं, उसके साथ ही साथ मेरी बेबी भी फ्यूचर में गॉड बन सकती है। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद इविल गॉड सबीरा कह रही होती है, गॉड बनने के लिए बुचेन सिर्फ एक की है, पर गॉड बनने के रास्ते पे तुम्हें अकेला ही चलना होगा। जैसा कि मान लो यूनियन, उसके पास की तो है पर उसके पास एम्बिशन की कमी है, तो इसलिए वो गॉड कभी भी नहीं बन सकती है। पर उसकी डिसेंडेंट पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि उसकी डिसेंडेंट गॉड बनने के क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ जन्म लिया है। ओह हाँ, तुम्हें बुचेन के साथ शादी करने के लिए मैं तुम्हें जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बुचेन का डिवाइन जेंस और भी ज्यादा इवॉल्व होने वाला है, और वो सिर्फ बाकी के डिमोनियस और गॉडेस से शादी करने के बाद ही उसका डिवाइन जेंस कंप्लीट तरीके से इवॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए तुम जितना लेट बुचेन को शादी करोगी, तुम्हें उतना ही ज्यादा कंप्लीट डिवाइन जेन रिसीव होगी। तभी इविल गॉड सबीरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, फिर उसके बाद बुचेन का डिवाइन जेंस जब कंप्लीट तरीके से इवॉल्व हो जाएगा, तब उस समय आप बिना मेहनत के उस डिवाइन जेंस को हासिल कर लेंगे, है ना? क्या बढ़िया योजना है। बुढ़ी औरत, क्या आपको पता है कि मैं आपके खिलाफ क्यों हूँ? आप हम सभी सिस्टर को टूल की तरह देखती है, यहाँ तक कि आप अभी भी मुझे टूल की तरह यूज करना चाहती है। हम आपकी कोई संपत्ति नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे हमें यूज करेंगे। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद इविल गॉड सबीरा कह रही होती है, लिटिया, मुझे लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ बुचेन के डिवाइन जेंस को यूज करके खुद के लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट करना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये मैटर नहीं करती कि तुम बुचेन के साथ कब शादी करती हो, क्योंकि अंत पे मुझे बुचेन के कंप्लीट डिवाइन जेंस मिल ही जाएगा। पर हाँ, तुम्हें गॉड बनने के लिए जो सक्सेस रेट है वो पूरी तरीके से तुम्हारी मैरिज के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और मैं तुम्हारी मदर होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ याद करवा देना चाहती हूँ, और ज्यादा कुछ भी नहीं। पर तुम आगे क्या करोगी ये सब कुछ तुम्हारी खुद के ऊपर डिपेंड करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यूनियन के रूम को देखते हैं, और वही रूम के अंदर हमें यूनियन और बूमिंग को दिखाती है। वो दोनों मदर और डॉटर एक साथ मिलकर गेम खेल रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए लिटिया आ जाती है। वो यूनियन को कह रही होती है, बुचेन कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, वो कह रहा था कि वो अपने कुकिंग स्किल को सभी के सामने दिखाना चाहता है, तो इसीलिए वो खाना बनाने के लिए किचन पे गया है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिटिया को देखते हैं, वो किचन की तरफ जाने लगती है। तभी लिटिया के साथ ही साथ हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर इविल गॉड सबीरा भी एंटर करती है, और इविल गॉड सबीरा को यहाँ पे देखने के बाद बूमिंग कह रही होती है, ओह ये तो ग्रैंडमा है। तभी इविल गॉड सबीरा को यहाँ पे देखने के बाद ही यूनियन तेजी के रफ्तार के साथ अपनी गेम खेलने की डिवाइस को छुपा लेती है, और वही पीछे हम इविल गॉड सबीरा को देखते हैं। वो बूमिंग को गोद पे उठाते हुए कह रही होती है, गुड गर्ल, क्या तुमने ग्रैंडमा को मिस किया? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, हाँ जरूर ग्रैंडमा, प्लीज मुझे हक कीजिए। बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद इविल गॉड सबीरा बूमिंग को गोद पे उठा लिया होता है। फिर वो यूनियन को कह रही होती है, यूनियन तुम जल्दी से बताओ तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन हड़बड़ी के साथ कह रही होती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी छुपा नहीं रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, किचन का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बुचेन को देखते हैं, वो अपने गॉड लेवल स्किल के साथ खाना बना रहा होता है, और बुचेन की ये खाना बनाने का स्किल को देखने के बाद साइड पे रहे पूरा सेफ माहौल डरा हुआ रहता है। वहीं पे एक सेफ डरते हुए कह रही होती है, मैंने इस तरह के खाना बनाते हुए किसी को नहीं देखी है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा सेफ कह रही होती है कि क्या ये हो सकता है कि वो सब्जी के साथ उसका बहुत ही बड़ा दुश्मनी है? और वही उन दोनों के साइड पर हमें फेंगियांसु को दिखाती है। वो बुचेन के कुकिंग स्किल को गौर से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, अच्छा तो खाना बनाने से पहले अपनी प्रेजेंस से वो सब्जी को डरना चाहिए। सच में मैंने इस समय बहुत बढ़िया कुछ लर्न किया है। मैं फील कर सकती हूँ कि कैसे वो सब्जियां सेफ को रेस्पेक्ट कर रही है। फेंगियांसु ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे लिटिया आ जाती है, और बुचेन को रोकते हुए कह रही होती है, ए बुचेन, तुम इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और ये सब कुछ सर्वेंट को ही करने दो, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम यहाँ पे खाना नहीं बना रही हो, बल्कि तुम सब्जी के माँ बहन एक कर रही हो। लिटिया ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पे रहे फेंगियांसु की तरफ जाती है, और फेंगियांसु को यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि अरे रुक जाओ फेंगियांसु, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि तुम किचन से 100 किलोमीटर दूर रहना। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं एक भी सब्जी के ऊपर हाथ नहीं दिया है, मैं सिर्फ देख रही हूँ। फेंगियांसु की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम सिर्फ किचन के अंदर एंटर करने के बाद ही सब्जी के ऊपर मेरी जो विश्वास थी वो पूरी तरीके से उठ चुकी है। हे तुम दोनों सर्वेंट, ये सभी सब्जी को बाहर फेंक दो और न्यू सब्जी लाके डिनर तैयार करो, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों सर्वेंट एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर लिटिया। और वही सामने में बुचेन को दिखाता है, वो लिटिया को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, लिटिया फेंगियांसु असल में। पर तभी अचानक से हम लिटिया को देखते, वो शांत होने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो दीवार पे बहुत जोर से पांच करती है, पर उसके बाद ही वो खुद ब खुद शांत हो जाती है। तभी लिटिया की एक्शन को देखने के बाद बुचेन चिंता करते हुए कह रहा होता है, लिटिया क्या हुआ है तुम्हें? पर तभी हम लिटिया को देखते, वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी लिटिया की एक्शन को देखने के बाद बुचेन कुछ कहने जाता है,
पर अचानक से हम साइड पे रहे फेंग यांसू को देखते हैं। वो वुचेन को रोकते हुए कह रही होती है तुम उसकी पीछा मत करो, चाहे वो जिस भी कारण गुस्सा है, वो फ्यूरियसली प्राइडफुल है, तो इसीलिए वो अपनी इस तरह के साइड को किसी को भी दिखाने का परमिशन नहीं देती है। तुम उसे कुछ समय अकेला रहने दो, वो खुद ब खुद शांत हो जाएगी। वहीं पे फेंग यांसू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचेन लिटिया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है लिटिया तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गया है। वहीं पे हम वुचेन, एविल गॉड सवीरा और उसके सभी डॉटर को देखते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर खाना खा रहा होता है, डिनर कर रहा होता है। वहीं पे एविल गॉड सवीरा कह रही होती है ये बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो मैंने मेरी सभी डॉटर के साथ मिलकर डिनर किया है, तो इसलिए आज मैं कुछ शब्द कह के आज के डिनर को शुरू करना चाहती हूँ। तभी हम वुचेन को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे यूनियन को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है यूनियन क्या तुम्हें पता है लिटिया कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन भी रिप्लाई करते हुए कह रही होती है मुझे कैसे पता, मैं नहीं जानती। वैसे तुम इस बुढ़ी औरत को डिनर पे क्यों इनवाइट किया, मैं टेंशन के कारण सांस नहीं ले पा रही हूँ। यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है वेल मैं तो सिर्फ पोलाइटली पूछ रहा था, मुझे कैसे पता कि वो एक ही बार में राजी हो जाएगी। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे लिटिया आ जाती है और वो एविल गॉड सवीरा को चुप करवाते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मदर, आप बातें करना बंद कीजिए, नहीं तो खाना ठंड हो जाएगी, पर आपकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। और वैसे भी अगर कोई बात करेगी तो वो मैं हूँ, क्योंकि आज मैं इस डिनर को होस्ट करने वाली हूँ। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है हाँ तुम्हारी बातों पे पॉइंट है, वैसे क्या ये मेन सीट को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ। एविल गॉड सवीरा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया साइड पे बैठते हुए कह रही होती है नहीं आप एल्डर है, आप भाई पे बैठिए, मैं इधर बैठती हूँ। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है बहुत ही बढ़िया, वैसे अगर तुम तुम्हारी सभी सिस्टर को कुछ कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। एविल गॉड सवीरा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया सभी की तरफ गौर से देखने लगती है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद, इस तरह के टेंस सिचुएशन को देखने के बाद वुचेन बहुत ज्यादा शौक रहता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहे थे कि ये क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल डिनर करना चाहता था, पर ये किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। वुचेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम लिटिया को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते कह रही होती है अच्छा ठीक है अब मैं मेरी ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ। बहुत सालों पहले ग्रेट वॉर के बाद हम सभी सिस्टर अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत ही कम होता है कि हम सभी सिस्टर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। तुम सभी सिर्फ खुद को लेकर प्यार करती हो और अपनी लग्जरी जिंदगी जी रही हो। स्पेशली यूनियन, तुम अपने सभी काम अपने सर्वेंट के ऊपर छोड़ दिया है, क्या मैं गलत हूँ। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है अरे तुम सिर्फ मुझे टारगेट क्यों कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है तुम सिर्फ हर दिन गेम खेलना जानती हो, या तक कि तुम्हारी डॉटर तुमसे 10,000 गुना स्ट्रांग है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। वहीं पे लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन यूनियन को धीमे शब्द में कह रहा होता है बूमिंग के बारे में लिटिया को कैसे पता। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है मुझे कैसे मालूम, शायद हो सकती है कि वो बुढ़ी औरत ने उसे बता दिया है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे लिटिया को देखते वो सभी को कह रही होती है जब पास्ट पे मदर की मौत हो गई थी तब उस समय मैं सोचती थी कि मदर इतनी पावरफुल थी, तब फिर भी वो हार चुकी थी, तो फिर आने वाले फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आता है तो उस समय हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लिटिया ये सब कुछ कहते हुए अचानक से दीवार पे एक बहुत जोर से अटैक करती है और वो अटैक दीवार को तोड़ते हुए बाहर एक दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वैसे गाइस बाहर जो दुश्मन है वो पेन के जैसा क्यों लग रहा है। दर्द को जानो, दर्द को पहचानो, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। पर तभी हमें दिखा आता है कि लिटिया के एक ही अटैक के कारण पेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। और पेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद लिटिया फिर से कह रही होती है तुम्हें हमेशा ये याद में रखना है कि तुमसे स्ट्रांग हमेशा कोई ना कोई है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग होती जाऊंगी और मेरी प्रोटेक्शन के अंदर तुमसे भी जैसे चाहो वैसे जिंदगी जी सकती हो। तुम में से कौन मेरी साथ देना चाहती हो और कौन मेरे खिलाफ हो वो कह सकती हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है वेल मदर अभी भी रिवाइव हो सकती है, तो अभी के लिए मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती। वहीं पे फेंग यांसू कह रही होती है लिटिया तो तुम कहना चाहती हो कि जो स्ट्रांग है वही हमें लीड करेगी। अगर ऐसी बात है तो पेंडोरा भी हमें लीड कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी पेंडोरा नाम को सुनने के बाद ही हमें दिखा आता है कि अचानक से उस रूम के अंदर पेंडोरा आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या किसी ने मेरे साथ खेलने के लिए मेरे नाम को बुलाया है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है नहीं 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 ये जगह बच्चे के लिए नहीं है, तुम अभी जा सकती हो। पर तभी हम सामने रहे फेंग यांसू को देखते हैं। वो वुचेन को कह रही होती है हनी तुम इस मैटर को लेकर क्या सोचते हो। मेरी जैसी स्मार्ट और चार्मिंग लेडी लिटिया से बेहतर सभी को लीड कर सकती है ना। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है कम ऑन मेरी वाइफ, तुम मुझे टाइट स्पॉट पे फेंक रही हो, मैं इस तरह के सिचुएशन पे कैसे कमेंट कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम लिटिया को देखते हैं। वो फेंग यांसू के साइड पे आते हुए कह रही होती है फेंग यांसू तुम इस तरह की बातें को घुमाना बंद करो। यहाँ पे जो कोई भी है तो कोई वुचेन की वाइफ है या फिर फियांसे है, तो इसलिए उसे यहाँ पे बातें करने का कोई हक नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद फेंग यांसू कह रही होती है क्यों, वुचेन मेरी हस्बैंड है, वो मेरी फैमिली है, तो जरूर वो यहाँ पे बात कर सकता है। और वैसे भी हम राजी हुए हैं कि जब तक हमारी 10 बेबी नहीं हो जाती है तब तक हम नहीं रुकेंगे।
ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, कम ऑन, तुम इस तरह के झूठ कहना बंद करो। हम दोनों के बीच में इस तरह की बातें कब हुआ है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। पर तभी अचानक से उस सभी के साइड पे रहे एविल गॉड सवेरा को दिखा आती है। वो उस सभी को चुप करवाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है बूचन, तुम यूनियन के साथ यहाँ से चले जाओ और बाहर बच्चे के साथ जाके खेलो। तभी सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हम यूनियन को देखते हैं। वो बूचन के हाथ को पकड़ने के बाद बूचन को रगड़ते हुए उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे जैसे अनइम्पोर्टेंट नहीं बनना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। डिनर खत्म हो गया और वहीं पे हम लिटिया को देखते, वो नहा के बाहर आ रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर बूचन एंटर करता है और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम इतनी लेट पे मेरी रूम के अंदर क्या कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल बहुत ही लंबा समय हो चुका है जो हम एक साथ मिलकर समय बिताया है। वैसे दाइनी कहाँ पे है, वो तुम्हें नहाने के लिए मदद करती है ना। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, दाइनी आपके होम टाउन पे विजिट करने के लिए छुट्टी लिया है। वैसे तुम उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, क्या तुम उसके बड़े बड़े संतरे को मिस कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज मैंने पूरे दिन उसे यहाँ पे नहीं देखा तो इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस था। वैसे तुम्हारी भी दाइनी से कोई कम नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, जरूर, क्योंकि मैं रिसेंटली करीब मेहनत कर रही हूँ। वैसे क्या मेहनत कर रही है जो इतनी बड़ी हो गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर उन दोनों को देखते जो बिस्तर पे लेट गया होता है। वहीं पे बूचन फोन यूज कर रहा होता है और वही साइड पे लिटिया किताब रीड कर रही होती है। पर तभी अचानक से बूचन चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, लिटिया मैं बूमिंग और लुयन को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम्हारी दोनों बच्ची को लेके चिंता मत करो, तुम उन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं उन दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, लिटिया क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, ये अच्छी बात है कि यूनियन अब मदर बन गई है, जब तक वो सभी खुश है तब तक ये सब कुछ मेरे लिए काफी है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, तुम दोनों हमेशा फाइट करती हो, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर इस न्यूज़ के बारे में तुम्हें पता चलती है तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगी। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम्हारे पास कोई भी सिबलिंग नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं है। लिटिया कह रही होती है, चाहे हम सभी सिस्टर के बीच में कितना भी डिसएग्रीमेंट हो, हम अंत पे फैमिली है, और चाहे कुछ भी हो जाए हम अंत पे हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो इसलिए अगर तुम मेरी सिस्टर को शादी करते हो, बच्चा पैदा करते हो, मैं माइंड नहीं करूंगी, पर अगर तुम मेरी सिस्टर को चोट पहुंचने का कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगी। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद ही बूचन के गांड पे दर्द महसूस होने लगता है। उसके बाद वो चादर ढक के सोते हुए कह रहा होता है, मुझे अचानक से बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कुछ नहीं कहती है, वो गौर से बूचन की तरफ देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात गहरा हो चुका है पर लिटिया को नींद नहीं आ रही होती है। वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाती है। फिर उसके बाद ही बूचन के ऊपर जो चादर रहता है उस चादर को हटा के बूचन के पैंट को धीरे धीरे खुलते हुए कह रही होती है, डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो ब्लशिंग करते हुए मन में कह रही होती है, मैं क्या करूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ। पर बूचन की डिवाइन चेंज अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। पर यूनियन ऑलरेडी मदर बन चुकी है। अगर मैं अभी एक्शन नहीं लेती हूँ तो मैं उस सभी से बहुत ज्यादा पीछे रह जाऊंगी। मैं अभी क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद वो बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली बूचन के पैंट को खोल देती है और पैंट को खोलने के बाद वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा कैनन रहता है। और अपने सामने इतने बड़े कैनन को देखने के बाद लिटिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए मन में कह रही होती है, मैंने रिसेंटली बहुत सारी किताब रीड किया था पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा चीज किसी भी लड़की के शरीर पे कैसे जा सकती है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। पर यूनियन ने ये सब कुछ कैसे सहन किया था। फिर उसके बाद ही लिटिया बूचन के बहुत ही बड़े कैनन को देखने के बाद डर जाती है और वो सब कुछ काम करने से रुक जाती है। थोड़ी पैनिक होते कह रही होती है, चलो छोड़ो, अभी के लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बूचन की डिवाइन जेंस कंप्लीट तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही वो बूचन की तरफ गौर से देखते हुए मन में कह रही होती है, पर मैं नहीं जानती बूचन का डिवाइन जेंस का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। अगर मुझे समय मिलती है तो मैं लूली और सिल्वी से पूछ लूंगी। वैसे मेरी अलावा और एक डिमोनेस है जो बूचन के साथ रिलेशनशिप पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है और वो है मिस फॉर्चून डिमोनेस। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कैलेस्टियल रिलम के आसपास के नजारा को दिखाता है। वहीं पर मैं एक डिमोनेस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल रहती है और उसकी कोई पीछा कर रही होती है। वो दांत पीसते कह रही होती है, डैम इट, मैं ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो इतनी जल्दी ग्रो हो जाएगी। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से हमें दिख रहा था कि उसके सामने उसकी दुश्मन आ जाती है और पलक झपकती है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। और वो डिमोनेस बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी दुश्मन के अटैक को रोकते हुए कह रही होती है, तुम मुझे और कितने लंबे समय तक चेस करने वाली हो नंबर 1 हीरो।
ये बातों को सुनने के बाद वो नंबर 1 हीरो कह रही होती है, हीरो ट्रायल शुरू होने के कारण प्लान चेंज हो चुकी है और मैं तुम्हारे ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ आज यहीं पे सेटल करने वाली हूँ मिस फॉर्चून डिमोनेस। उसके बाद ही वो मिस फॉर्चून डिमोनेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि मिस फॉर्चून डिमोनेस पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाती है। पर मिस फॉर्चून डिमोनेस फाइट बैक नहीं करती है, बल्कि वो अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। और उसे भागता हुआ देखने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, ओह तो तुम अभी भी भागना चाहती हो, चिंता मत करो, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार के रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कैलेस्टियल रिलम के टेंपल को दिखाता है और वही टेंपल के अंदर हम गॉडेस ऑफ लव बुजियन को देखते हैं, वो घोड़े बेच के सो रही होती है। पर तभी अचानक से उसके रूम के बाहर बहुत जोर से आवाज होता है और वही आवाज के कारण उसकी नींद टूट जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो कौन है जो इस गहरी रात पे इस तरह की आवाज कर रहा है, मुझे कल काम पे जाना है, मुझे सोने दो। पर जब उसकी नजर सामने जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो टेंपल रहता है वो पूरा टेंपल टूट के बिखर गया होता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद कुछ रिस्पॉन्स कर पाती, उससे पहले हमें दिखा था कि दीवार को तोड़ के कोई उसके रूम के अंदर एंटर कर जाती है और जिसने रूम के अंदर एंटर किया है उसे देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, तुम तो डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून हो, तुम कैलेस्टियल रिलम के अंदर इस तरह की मुसीबत क्रिएट करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। पर हमें दिखा था कि गॉडेस ऑफ लव की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है और उसे रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव एक लोहे के डंडे से डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून की बूटी को हिलाते हुए कह रही होती है, अरे ये कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है, क्या वो मर चुकी है। पर तभी अचानक से हम डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून को देखते हैं, वो गॉडेस ऑफ लव के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहती है। तभी डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून को बात करता हुआ देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होते हुए कह रही होती है, ओ नो, एक मरी हुई लाश बात कर रही है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने दीवार को तोड़ते हुए नंबर 1 हीरो आते हुए गॉडेस ऑफ लव को कह रही होती है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि मेरी काम के बीच में मत आओ, क्योंकि वो डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून मेरी शिकार है, नहीं तो अगर तुम कोई भी गॉडेस हो फिर भी मैं होल्ड बैक नहीं करने वाली हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जब नंबर 1 हीरो की नजर सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि अरे रुक जाओ, तुम तो गॉडेस ऑफ लव हो, तुम मॉर्निंग स्टार के गर्लफ्रेंड हो, है ना। अब जब तुम उस आदमी के वोमेन हो तो मैं तुम्हारे लिए और मुसीबत क्रिएट नहीं करूंगी, पर डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून के साथ मेरी बहुत ही बड़ी दुश्मनी है, तो प्लीज उसे मेरे सामने हैंड ओवर कर दो और जब मैं एक बार उसे कैप्चर कर लूंगी मैं इमीडिएटली यहाँ से चली जाऊंगी। उसके साथ ही साथ टेंपल का जो डैमेज हुआ है उसके मैं 2 गुना चुकता करूंगी, बताओ क्या कहती हो। तभी नंबर 1 हीरो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून मन में कह रही होती है, नंबर 1 हीरो को जब पता चली है कि गॉडेस ऑफ लव बुचन के गर्लफ्रेंड है तब जल्दी से उसकी एटीट्यूड चेंज हो गई है। क्या ये हो सकती है कि नंबर 1 हीरो के साथ मॉर्निंग स्टार का कोई कनेक्शन है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं, वो नंबर 1 हीरो के सामने आते हुए कह रही होती है, मुझे लग रही है कि तुम मिस्टेक कर रही हो, इस डिमोनेस के साथ मेरी कोई भी रिलेशन नहीं है और न ही मैं इसे मदद करना चाहती हूँ, पर तुम्हारी बातों को सुन के लग रही है कि तुम बुचन के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। तभी गॉडेस ऑफ लव की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो नंबर 1 हीरो कह रही होती है, प्लीज आप मेरी तरफ इस तरह से मत देखिए, क्योंकि उसके साथ मेरी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं पूरी तरीके से मेरी दिल की गहराई से उसे रिस्पेक्ट करती हूँ और कोई दूसरा फीलिंग्स नहीं है, आप कह सकती है कि वो मेरी आइडल है। तभी नंबर 1 हीरो की ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लव और डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या बुचन, वो भी आइडल। पर तभी नंबर 1 हीरो गॉडेस ऑफ लव को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और मुझे जो कुछ भी एक्सप्लेन करना था वो सब कुछ मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर क्या आप मुझे गॉडेस ऑफ मिस फॉर्चून को हैंड ओवर कर सकती है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, हाँ जरूर, और वैसे भी उसे मदद करने के बारे में मैंने कभी सोची भी नहीं है। पर तभी अचानक से हम साइड पे डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून को देखते हैं, वो नंबर 1 हीरो को चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे एक रीजन दो जो तुम्हें मरने से मैं रिग्रेट करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रही होती है, असल में मॉर्निंग स्टार मेरी हस्बैंड है और हम बहुत ही लंबे समय से शादीशुदा है, तो बताओ क्या अब तुम तुम्हारी आइडल के वाइफ को मरना चाहती हो। भाई भी ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव और नंबर 1 हीरो डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून की तरफ ऐसे देख रही होती है जैसे डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून एक बहुत बड़ी झूठी है, और सच में वो बहुत ही बड़ी झूठी है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करती हो तो तुम नेक्स्ट टाइम जब मॉर्निंग स्टार से मिलोगी तब उस समय से पूछ लेना, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद वो नंबर 1 हीरो कह रही होती है, ओ तो तुम कहना चाहती हो कि तुम मॉर्निंग स्टार की वाइफ हो, अगर ऐसी बात है तो प्रूफ कहाँ पे है, मुझे प्रूफ दिखाओ। तभी नंबर 1 हीरो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस ऑफ मिस फॉर्चून यहीं पे फंस जाती है। मन ही मन में कह रही थी कि क्या प्रूफ तो मेरे पास नहीं है।
वहीं पे डिमोनेस और मिस फॉर्चून को बहुत ही लंबे समय से चुप देखने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, तुम जितना जल्दी हो सके मुझे प्रूफ दो कि तुम मॉर्निंग स्टार की वाइफ हो, नहीं तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरी आइडल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो और इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाली है। तभी नंबर 1 हीरो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस और मिस फॉर्चून बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, अरे अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। आज मैंने प्रूफ के तौर पे कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, ये कैसा रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें एविडेंस दिखा दूंगी। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से उसके हाथ ग्लो करने लगती है। उसके बाद ही उसकी उंगली के अंदर एक मैरिज रिंग अपेयर हो जाती है। ये एक डिवाइन टायर रिंग है। व्हाइट टाइगर गॉडेस अपनी डिवाइन पावर और रेयर मटेरियल को यूज करते हुए इस रिंग को क्रिएट किया है। व्हाइट टाइगर गॉडेस इस रिंग को इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो रीइंकार्नेशन के बाद भी बूचन के साथ एक साथ रह सके, पर प्लेबॉय बूचन ने इस रिंग को कई दूसरी औरत को दे दिया था। तभी अपने हाथों पे ये डिवाइन मैरिज रिंग को देखने के बाद डिमोनेस और मिस फॉर्चून मन में कह रही होती है, ये मैरिज रिंग मेरी उंगली पे कहां से आया। पर तभी अचानक हम साइड पर गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं। वो डिमोनेस और मिस फॉर्चून की उंगली पे वो मैरिज रिंग को चेक करते हुए कह रही होती है, क्या सच में वो असल में तुम्हें एक मैरिज रिंग दे दिया। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस और मिस फॉर्चून कह रही होती है, हाँ जरूर, मैं उसकी वाइफ जो हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे नंबर 1 हीरो कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं दिखाया। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस और मिस फॉर्चून कह रही होती है, यहाँ पे किसकी गलती है, तुम बिना कुछ कहे कंटिन्यूअसली मुझे अटैक किए जा रही थी, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ कैसे दिखाऊंगी। डिमोनेस और मिस फॉर्चून की ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मॉर्निंग स्टार के साथ कांटेक्ट कर सकती हो, है ना, मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उसके पास लेके चलो। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस और मिस फॉर्चून कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, मुझे कैसे पता मॉर्निंग स्टार कहाँ पे है, और अगर तुम्हें मॉर्निंग स्टार से मिलना ही है तो तुम गॉडेस ऑफ लव से क्यों नहीं पूछ लेती। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिटिया के टेरिटोरी को देखते हैं और उसी जगह पे बूचन और लिटिया दोनों एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी बूचन कह रहा होता है, इन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट करने के लिए क्यों नहीं आई है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, अरे उसे जाने दो, जब तक दोपहर नहीं हो जाती है तब तक वो नींद से नहीं उठेगी। वैसे तुम इतनी जल्दी नींद से क्यों उठ गई, क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल रिसेंटली इंसेक्ट टेरिटोरी पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं जाके एक बार चेक करना चाहता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम वापस लौट आए हो, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, पर चाहे जो भी हो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें मदद करने के लिए जरूर जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब मैं गॉड बन चुका हूँ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। फिर उसके बाद ही बूचन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खुद का ख्याल रखना। उसके बाद ही बूचन वहां से चला जाता है। तभी बूचन के वहां से जाने के बाद ही हम लिटिया को देखते हैं। वो थोड़ी उदास हो जाती है, वो मन में कह रही होती है, हाँ ये सच है कि तुम गॉड बन चुकी हो और तुम्हें मेरी मदद की और जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी यूनियन के रूम को दिखाती है और वहीं पे हम यूनियन और बूमिंग को देखते हैं। वो दोनों मदर और डॉटर एक साथ मिलकर घोड़े बेच के सो रही होती है, पर अचानक से बूमिंग के साइड पे बूचन आ जाता है और बूमिंग को धीमी शब्द में उठाते हुए कह रहा होता है, बूमिंग बूमिंग उठ जाओ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग अपनी नींद से उठ जाती है। वो उबासी लेते हुए कह रही होती है, डैड। वहीं पे बूचन कह रहा होता है, तुम जल्दी से नहा लो और ड्रेस पहन लो, हम घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, पर क्या मॉम नहीं आएगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं मॉम तो दोपहर तक सोने वाली है, इस समय सिर्फ हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे, वैसे क्या तुम खुद ड्रेस पहन सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, हाँ बूमिंग खुद ड्रेस पहन सकती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम बूमिंग को देखते हैं, वो खुद ड्रेस पहन के बाहर जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, वाह मेरी बूमिंग ऑलरेडी खुद ड्रेस पहनना सीख चुकी है, सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, मॉम ने मुझे ये सिखाई है। वैसे डैड हम कहाँ पे जाने वाले हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम बूचन को देखते हैं। वो बूमिंग को वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी सरप्राइज है। तभी बूचन और बूमिंग के वहां से जाने के बाद ही हम अचानक से इनियन को देखते हैं। वो अपनी नींद से उठ जाती है। फिर वो खुश होते हुए कह रही होती है, तो मुझे फाइनली छुट्टी मिल चुकी है, अब मुझे कुछ समय के लिए बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। तभी इनियन की ये बातों को सुनने के बाद बाहर रहे बूचन बूमिंग को कह रहा होता है, बूमिंग क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हारी मॉम अपसेट हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, वेल कल रात मॉम मेरे साथ गेम खेल रही थी, पर वो बहुत ज्यादा नूब होने के कारण हर बार मेरे सामने हार गई थी। यार इन्हें को गेम खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आती है, पर फिर भी वो एक बच्चे के सामने गेम में हार गई। यार वो क्या करेगी अपनी जिंदगी में। तभी सीन शिफ्ट रहता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इंसेक्ट टेरिटोरी को देखते हैं और उसी जगह पर हमें यूनिस को दिखाती है। वो बहुत ही लंबे समय से किसी के लिए इंतजार कर रही होती है। वो जिसके लिए इंतजार कर रही होती है वो फाइनली उसके सामने आ जाती है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बूचन रहता है। तभी बूचन को यहाँ पे देखने के बाद यूनिस कह रही होती है, मैं सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कल रात यहाँ पे आ गई थी, पर तुम बूमिंग को यहाँ पे क्यों लेके आई हो।
ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, यूनिस तुम मेरी बेबी को अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बूमिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो देख के ऐसा लग रही है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास एक प्लान है। भाई पे यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वैसे यूनिस तुम्हारी ये इंसुलेमेंट एबिलिटी पहले कभी भी इस तरह से फेल हुआ है? क्योंकि इंसेक्ट आर्मी तुम्हारी कंट्रोल पे रहने के बाद भी अचानक से तुम्हारी खिलाफ जाना ये कोई रैंडम तरीके से नहीं हो सकता है। यहाँ पे जरूर कोई दूसरा फोर्स है जो उस सभी को कंट्रोल करने का कोशिश किया है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, हाँ ये सेंस बनती है, पर यह भी हो सकती है कि उस सभी की क्वीन कोई प्रॉब्लम पे है, क्योंकि जब मैं इंसेक्ट क्वीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तब उस समय मैं उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तो इसलिए अगर मेरी गेस सही रहती है तो इंसेक्ट आर्मी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंसेक्ट क्वीन ऐसा कुछ एक्सक्यूज बना के तुम्हारे सीड्स को हासिल करना चाहता है। यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना उम्मीद किया था ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे और भी गहराई पे जाके इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही बूचन टेलीपैथी के मदद से आर्टिफिशियल गॉडेस को कह रहा होता है, ज़ुआन में क्या तुम तैयार हो? ये बातों को सुनने के बाद उसी तरह से रिप्लाई करते हुए ज़ुआन में कह रही होती है, हाँ मैं तैयार हूँ, जब आप एक बार केव के अंदर एंटर करेंगे तब मैं फोर्सफुली इंसेक्ट क्वीन को ट्रैक करने की कोशिश करूंगी, पर उससे पहले आपको बाकी के जितने सारे इंसेक्ट आर्मी है उस सभी को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो वो सभी मुझे डिटेक्ट कर लेगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे बूमिंग को कह रहा होता है, बूमिंग तुम अभी के लिए मेरी इनर वर्ल्ड के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, पर डैड आप तो कह रहे थे कि हम खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं। बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, बूमिंग मैं तुम्हें वादा करता हूँ इस काम को खत्म करने के बाद ही मैं तुम्हें खेलने के लिए लेके जाऊंगा, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है डैड मैं समझ चुकी हूँ। उसके बाद ही वो बूचन के इनर वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। तभी बूमिंग के पास से जाने के बाद ही हमें दिखा जाता है कि अचानक से बूचन के सामने मिट्टी के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर आती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, ओह मॉर्निंग स्टार तो आप फाइनली आ चुके हैं, क्वीन बहुत ही लंबे समय से आपके लिए इंतजार कर रही है। फिर उसके बाद ही वो इंसेक्ट बूचन को अंदर ले जाते हुए कह रही होती है, प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम यूनिस और बूचन को देखते हैं, वो दोनों उस इंसेक्ट को फॉलो करते हुए जा रहा होता है। वहीं पे बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब जब हमें इन्विटेशन मिल चुका है तो चलो अंदर चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, ये सभी इंसेक्ट आर्मी हमारे लिए थ्रेट नहीं है, पर हमें फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। वैसे पता नहीं क्यों पर मुझे अंदर से एक बहुत ही फेमिलियर ऑरा महसूस हो रही है। फिर उसके बाद ही बूचन और यूनिस उस इंसेक्ट को फॉलो करते हुए अंदर जा रहा होता है। तभी उन दोनों के सामने रहे वो इंसेक्ट कह रही होती है, ये अंडरग्राउंड का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए मेरी करीब रहना, नहीं तो खो जाएंगे। तभी उस इंसेक्ट की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस बूचन को कह रही होती है, तो यही कारण मैं इंसेक्ट क्वीन को नहीं ढूंढ पाई थी, तो वो सभी इस तरह की जगह पे छुपी हुई है। तभी सामने रहे वो इंसेक्ट कह रही होती है, हमारे बहुत सारे नेस्ट रहता है और हम सभी को कोई पकड़ न ले इसलिए हम टाइम टू टाइम हमारे नेस्ट को चेंज करते रहते हैं। वैसे हमारी क्वीन लॉर्ड मॉर्निंग स्टार के साथ रिप्रोड्यूस करने वाली है, यही कारण वो यहीं पे रुकी हुई है, नहीं तो नॉर्मली हमारी क्वीन से मिलना ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वहीं पे उस इंसेक्ट की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या मैं मेरे सीट को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ? तभी बूचन का आदिवाद को काटते हुए वो इंसेक्ट कह रही होती है, हम न्यू लाइफ को वेलकम करने के लिए हम खुद को ह्यूमन फॉर्म में इवॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद ही हम उस इंसेक्ट को देखते हैं, वो ये सब कुछ बातें करते हुए बूचन और यूनिस को एक अजीब सा जगह पे लेके आ जाती है। वो सामने इशारा करते हुए कह रही होती है, ये कुकुन चेम्बर है, क्वीन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अभी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन का नजर अचानक से सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे इंसेक्ट कुछ इकट्ठा कर रही होती है और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये सभी क्या कर रही है? वहीं पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन के साइड पे रहे वो इंसेक्ट कह रही होती है, वो सभी अपने अंडे को जांच कर रही है। हर एक क्लैन के मेंबर आपके साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए वो सभी अपने बेहतर जीन्स वाले बच्चे को चूज कर रही है। उस इंसेक्ट की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या हर एक क्लैन? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो मेरे साथ रिप्रोड्यूस करना चाहता है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसेक्ट कह रही होती है, वेल टोटल 3000 कैंडिडेट है और उनमें से मैं भी हूँ। तभी उस इंसेक्ट की ये बातों को सुनने के बाद बूचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या 3000? मैं तो मर जाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यूनिस कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पे मुझे बुला रहे हो क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए आए हो। सच में डिस्गस्टिंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मुझे भी ये सब कुछ के बारे में नहीं पता था। वहीं पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है तो सिंपल सी बात है, तुम उस सभी को रिफ्यूज कर दो। और मैं देख सकती हूँ कि तुम वो सभी कीरी के साथ ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ुआन में बूचन को कह रही होती है, बूचन मैंने ऑलरेडी इंसेक्ट आर्मी की जो असली नेस्ट है उसका लोकेशन मैंने ढूंढ लिया है, मुझे और थोड़ी समय की जरूरत है। तभी ज़ुआन में की ये बातों को सुनने के बाद बूचन अपने सामने रहे इंसेक्ट को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को मैं जरूर पूरा करूंगा, पर तुम सभी के पास सिर्फ एक दिन का समय है।
मुझे तुम्हारी क्वीन के पास लेके चलो। बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसेक्ट कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इंसेक्ट क्वीन की कोकून चेंबर को देखते हैं और वही कोकून के अंदर हमें एक लड़की को दिखाती है। वो कुछ महसूस करते हुए कह रही होती है, ये तो बूचेन का हो रहा है, क्या वो यहाँ पे आ चुका है? फिर उसके बाद ही वो लड़की बिना वस्त्रों के कोकून से बाहर आ जाती है। फिर वो सामने बैठते हुए कह रही होती है, तो यही है ह्यूमन बॉडी, स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, क्या मॉर्निंग स्टार ये पसंद करेगा? वो खुद ब खुद ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे बूचेन और वो इंसेक्ट आ जाती है। वहीं पर वो इंसेक्ट कह रही होती है, माय क्वीन, मैं मॉर्निंग स्टार को यहाँ पे लेके आई हूँ। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि कोकून के अंदर से जो लड़की अभी अभी बाहर आई है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इंसेक्ट क्वीन है, जो अभी अभी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है। तभी इंसेक्ट क्वीन की ह्यूमन फॉर्म को देखने के बाद बूचेन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, ये फॉर्म, इंसेक्ट क्वीन की ह्यूमन फॉर्म तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम इंसेक्ट क्वीन को देखते हैं। वो सीधा बूचेन के ऊपर छलांग लगा के बूचेन को हग करते हुए कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मॉर्निंग स्टार फाइनली यहाँ पे आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, हे तुम पहले कपड़े पहनो। तभी बूचेन की ये ब्लास्टिंग फेस को देखने के बाद इंसेक्ट क्वीन कह रही होती है, ये एक्सप्रेशन, मॉर्निंग स्टार क्या आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है ना? अगर ऐसी बात है तो चलिए मॉर्निंग स्टार, हम दोनों एक साथ मिलकर टीवीलेक्स करते हैं। और वही उन दोनों के साइड पर हमें यूनिस को दिखाती है। वो सामने की ऐसा कुछ नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहां से जाते हुए अपने साइड पर इंसेक्ट को कह रही होती है, मैं और ये सब कुछ नहीं देख सकती, मुझे आसपास के नजरा को देखने के लिए मुझे लेके चलो। ये बातों को सुनने के बाद वो इंसेक्ट कह रही होती है, अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। तभी यूनिस के वहां से जाने के बाद ही इंसेक्ट क्वीन बूचेन को साइड पे एक बिस्तर पे लेटाते हुए कह रही होती है, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लॉर्ड मॉर्निंग स्टार चलिए आपकी सीट मुझे हैंड ओवर कीजिए। तभी इंसेक्ट क्वीन की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैंने अभी तक मेरे रोज मैजिक रिंग को नहीं पहना है। और गाइस सासों को तो पता ही है कि रोज मैजिक रिंग क्या है। इस रिंग को पहनने के बाद बूचेन को ये सब कुछ करने के लिए इन्फिनिटी स्टेमिना देता है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी सेम टाइम पे आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ॉनमे को दिखाती है। वो इंसेक्ट आर्मी की असली नेस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और उसे मिल भी जाती है, पर तभी अचानक से उसके पीछे उसकी एक क्लोन ब्लास्ट हो जाती है। और ये देखने के बाद ज़ॉनमे कह रही होती है, क्या ऑलरेडी ओवरलोड हो चुकी है? नहीं, इस क्लोन की अभी तक पूरी पावर यूज ही नहीं हुई है, तो ये ओवरलोड कैसे हो सकती है? वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से उसके साइड पे बाकी के जितने सारे क्लोन थे वो सभी भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो सभी क्लोन ब्लास्ट होने के बाद वो सभी क्लोन के अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। और ये क्लोन को देखने के बाद ज़ॉनमे कह रही होती है, नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, ये पावर, ये तो एविल गॉड की पावर है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बूचेन को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो बहुत ही मुश्किल के साथ बूचेन को टेलीपैथी के वजह से कह रही होती है, बूचेन जल्दी से भाग जाओ, तुम इंसेक्ट क्वीन से दूर रहना, क्योंकि एविल गॉड उसे कंट्रोल कर रही है। तभी आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ॉनमे की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता। उससे पहले हमें दिखा था कि इंसेक्ट क्वीन ने बूचेन के बहुत सारे मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वही कारण बूचेन ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी बूचेन की हालत को देखने के बाद इंसेक्ट क्वीन हंसते हुए कह रही होती है, वैसे ये जो पावर मैंने रिसीव किया है ये मेरी पिक पावर नहीं है, पर फिर भी ये कमबैक करने के लिए काफी है। बूचेन तुम तुम्हारी डिवाइन पावर खो चुके हो, तो इस तरह का रेसिस्ट करना बंद करो, और हाँ शायद हो सकता है कि तुम मुझे भूल चुके हो। फिर उसके बाद ही इंसेक्ट क्वीन एविल गॉड सवेरा की क्लोन पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो हंसते हुए बूचेन को कह रही होती है, वेल क्या अब तुम्हें याद में आया है कि मैं कौन हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या ये तुम हो जो पिछले समय यूनिस को पोसेस किया था? तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन हंसते हुए कह रही होती है, तुमने एकदम सही कहा। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि इंसेक्ट क्वीन अचानक से पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गई, तो ये सब कुछ आपकी काम है, और क्या आपको सच में लगती है कि मैं आपको हैंडल नहीं कर सकता? फिर उसके बाद ही वो अपने इनर वर्ल्ड के अंदर है बूमिंग को बुलाते हुए कह रहा होता है, बूमिंग अब तुम्हारी बारी। ये बातों को सुनने के बाद ही बूमिंग बाहर आ जाती है और अपने सामने रहे एविल गॉड सवेरा की क्लोन की मैजिक पावर को ब्लैक होल की तरह निगल लेती है, पूरी तरीके से खाली कर देती है। तभी अपनी ये हालत को देने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन शॉक होते हुए कह रही होती है, ये क्या हो रही है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं फिर से मेरी पावर कहाँ गया? और वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये हालत को देने के बाद बूचेन हंसते हुए कह रहा होता है, देखा मेरी बूमिंग कितनी पावरफुल है। पर तभी अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं, उसे उल्टी आने लगती है और बूमिंग की हालत को देखने के बाद बूचेन चिंता करते हुए कह रहा होता है, बूमिंग क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट पे दर्द हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, डैड आपका पावर बहुत ज्यादा चाउटिक है, मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या तुम असल में इसे हजम करने के बारे में सोच रही थी? फिर उसके बाद ही हम बूमिंग को देखते हैं, वो एविल गॉड सवेरा के क्लोन के पास से बूचेन के जो पावर को रिसीव किया था उसे बॉल की तरह बना के अपने मुंह से बाहर निकाल लिया होता है और वो बूचेन को देते हुए कह रही होती है, डैड आप इस पावर को ले लीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा घिनौना है।
तभी बूमिंग की ये हरकत को देखने के बाद, इतने टेरिफाइंग पावर को बूमिंग इतना आसानी से अपने शरीर से बाहर निकाल लिया है, ये देखने के बाद वुचेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कहते कि क्या, अरे रुक जाओ, मैंने अभी क्या देखा, बूमिंग असल में इतने टेरिफाइंग पावर को इतना आसानी के साथ अपने शरीर से बाहर निकल सकती है। फिर उसके बाद ही वुचेन बूमिंग के हाथ से उस पावर बॉल को अपने हाथ पे ले लिया होता है और उसे गॉड से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, मेरा पावर असल में और भी ज्यादा प्यूरिफाई हो चुका है। बूमिंग, तुमने ये कैसे किया? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, वेल मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इसे हजम करने की कोशिश कर रही थी। तभी बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ही वुचेन उस पावर बॉल को निगल लेता है और उस पावर बॉल को निगलने के बाद ही उसका जितना सारा पावर है वो फिर से अपने शरीर के अंदर वापस आ जाता है। तभी वुचेन को वो पावर बॉल खाता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे एविल गॉड सबीरा की क्लोन को दिखाती है। वो रोते हुए वुचेन को रोकते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ प्लीज, मेरे लिए भी कुछ पावर बचा के रखो। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन एविल गॉड सबीरा की क्लोन के सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या बचा के रखूं? ये मेरा पावर है, मैं मेरे दुश्मन को शेयर क्यों करूं? वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सबीरा की क्लोन कह रही होती है, मेरे पास एक भी पावर बची नहीं है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो बाकी के जितने सारे क्लोन है वो सभी मुझे एब्सॉर्ब कर लेगी। एविल गॉड सबीरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, तुम सही हो, तुम मेरी मदर इन लॉ की क्लोन हो, तो मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर दे सकता हूँ, पर तुम्हें पीने के बाद ही ये पावर रिसीव होगा। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सबीरा की क्लोन को देखते हैं। वो वुचेन को किक मारते हुए कह रही होती है, तुम इडियट कह के बूमिंग अभी भी यहाँ पे है और तुम कह रहे हो कि मैं बूमिंग के सामने तुम्हारे पानी पीऊं? ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ओ मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पे रहे बूमिंग को दिखाती है। वो एविल गॉड सबीरा की क्लोन को कह रही होती है, मेरे पास थोड़ी सी पावर बची हुई है जो मैं अभी तक पूरी तरीके से हजम नहीं कर पाई हूँ। फिर उसके बाद ये बूमिंग अपने मुंह के अंदर से एक छोटी सी पावर बॉल निकल लिया होता है और वो एविल गॉड सबीरा की क्लोन को देते हुए कह रही होती है, ये रहा ग्रैंडमा, ये आपके लिए। तभी इतनी सी छोटी सी पावर बॉल को देखने के बाद एविल गॉड सबीरा की क्लोन को रोना आ जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या सिर्फ इतनी ही बची हुई है? चलो छोड़ो, कुछ ना होने से तो बेहतर है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ये पावर काफी नहीं है। बूमिंग, क्या तुम्हारे पास और इस तरह के पावर है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, नहीं डैड मुझे माफ करना, बाकी के जितने सारे पावर तो मैंने ऑलरेडी हजम कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो बूमिंग को चॉकलेट देते हुए कह रहा होता है, बूमिंग तुम इस चॉकलेट को खाते हुए बाहर खेलो, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है डैड। फिर उसके बाद ही बूमिंग गाना गाते हुए बाहर खेलने के लिए चली जाती है। तभी बूमिंग के वहां से जाने के बाद ही वुचेन एविल गॉड सबीरा की क्लोन को कह रहा होता है, आप अपनी ये छोटी सी पावर को लेकर अगर अपने बाकी के क्लोन से भागने की कोशिश करती है तब भी भाग नहीं पाएंगे। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सबीरा की क्लोन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरी इस हालत का फायदा उठाना चाहते हो? तुम लॉलीकॉन फॉरवर्ड कहिए। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अरे आप ये क्या कह रही है? मैं तो सिर्फ आपको मदद करना चाहता हूँ। वैसे तो आप मेरी असली मदर इन लॉ की क्लोन है, पर फिर भी आप अंत में मेरी मदर इन लॉ ही है, तो इसलिए दूसरे क्लोन के हाथों पे मैं आपको मरने तो नहीं दे सकता, है ना? फिर उसके बाद ही वुचेन बिस्तर पे लेटते हुए कह रहा होता है, मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, अगर आपको पावर रिसीव करना है तो यहाँ पे आ जाइए। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ केव के बाहर बूमिंग को दिखाती है। वो गाना गाते हुए दौड़ के आ रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उसके सामने यूनिस आ जाती है और बूमिंग को सामने देखने के बाद यूनिस कह रही होती है, ओ ये तो प्यारी सी लिटिल बूमिंग है। बूमिंग तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी डैड कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, ओह डैड ग्रैंडमा के साथ गेम खेल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद हम यूनिस को देखते हैं। वो बूमिंग के माथे पर राब करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे खेलो, ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? फिर उसके बाद ही यूनिस वुचेन से मिलने के लिए अंदर जाने लगती है। वो एक छोटी सी स्माइल करती है, मन ही मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि मदर सक्सेस हो चुकी है और अब बहुत जल्द वुचेन अपने सभी पावर को खोने वाला है। और जब मैं एक बार वुचेन को मेरी स्लेव बना लूंगी तो उसकी जितने सारे वाइफ्स हैं वो सभी ना चाहते हुए भी मेरी हर एक ऑर्डर को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। चलो अब देखने का समय आ चुकी है कि प्लान का प्रोग्रेस कैसे चल रही है। फिर उसके बाद ही यूनिस छुपके से देखने लगती है कि एविल गॉड सबीरा की क्लोन वुचेन के साथ क्या कर रही है, प्लान किस तरह से चल रही है। पर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि एविल गॉड सबीरा की क्लोन वुचेन के साथ क्या कर रही है। वहीं पे वुचेन कह रहा होता है, या दैट्स द स्पॉट, आप एकदम अपने गले के अंदर लेके जाइए और हाँ जितना जेंटल हो सके उतना जेंटल तरीके से खाने का कोशिश करना। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ यूनिस को दिखाती है। वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मन ही मन में कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत थे, मदर की फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों है
और वही सामने बूचन के दोनों पैरों के बीच में बैठी रही है मेबल गॉड सवेरा की क्लोन को दिखाती है। उसकी पूरी फेस रेड रहती है, उसकी मुंह पे बूचन का झिल्ली जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। पर तभी अचानक से हम बूचन को देखते हैं, उसका नजर दूसरी तरफ छुपा हुआ यूनिस की तरफ जाता है। वो यूनिस को बुलाते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो कौन आया है, मास्टरमाइंड वापस आ चुकी है। तभी बूचन को एकदम सही सलामत देखने के बाद यूनिस शॉक होते कह रही होती है, ये क्या चल रही है, क्या मदर ने तुम्हारे पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तुम सही सलामत कैसे हो सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, माफ करना, तुम्हारी प्लान के बारे में मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, यहाँ तक कि यूनियन भी मुझे रेसिस्ट किया था और तुम बिना रेसिस्ट किए मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, ये कैसा हो सकता है। वेल, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें छोटा सा पनिशमेंट की जरूरत है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम क्या करना चाहते हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता, पर यहाँ पे पहले तुम हो जो तुमने मुझे धोखा दिया और मैं नहीं चाहता कि आने वाले फ्यूचर में तुम फिर से मेरे साथ ये सब कुछ करो। वैसे तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। उसके बाद ही बूचन पता नहीं अपने पास से क्या निकाल लिया होता है और यूनिस के मुंह के सामने रख दिया होता है, जिसके कारण बूचन के वो चीज का परछाई यूनिस के फेस के ऊपर गिर रहा होता है। फिर उसके बाद ही बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मदर और डॉटर अपना काम शुरू कर दो और हाँ मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम असली इंसेक्ट क्वीन को देखते हैं। वो बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली अपने होश पे आती है। वो अपनी जगह से उठते कह रही होती है, मुझे क्या हुआ था। तभी उसके सामने रहे बूचन कह रहा होता है, ओ तो तुम फाइनली उठ गई। फिर वो अपने साइड पे रहे विल गॉड सवीरा और यूनिस को कह रहा होता है, जल्दी से माफी मांगो। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद ही वो दोनों इंसेक्ट क्वीन के सामने झुकते हुए कह रही होती है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर इंसेक्ट क्वीन को समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ पे क्या चल रही है और इंसेक्ट क्वीन को कंफ्यूज होता हुआ देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डिटेल्स में सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बूचन को देखते हैं, वो इंसेक्ट क्वीन को अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया होता है। और बूचन के सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन कह रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बूचन के साथ सोया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल ये सब कुछ वो लॉली इविल गॉड के कारण हुआ है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोसेस कर लिया था। ये सब कुछ को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन कह रही होती है, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बूचन ने मेरी इस लुक को एक्सेप्ट कर लिया है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हाँ तुम इस लुक पे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो कैसा था। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या कैसा था। इंसेक्ट क्वीन कह रही होती है, जरूर मेरी बॉडी, आपने मेरे साथ वो सब कुछ किया था, कैसा फील हो रहा था, क्या ये कंफर्टेबल था। बूचन कह रहा होता है, हाँ जरूर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। वैसे क्या तुम मुझे इंसेक्ट क्वीन से मिलने के लिए लेके जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, बूचन के सामने आप जो इंसेक्ट क्वीन को देख रहे हैं वो अभी के लिए मान लो कि वो असली इंसेक्ट क्वीन के क्लोन है, पर जो असली इंसेक्ट क्वीन है वो पूरे इंसेक्ट रेस के कोर है, हार्ट है। वो पूरे इंसेक्ट आर्मी को ऑपरेट करती है और वो कहीं एक जगह पे छुपी हुई है और वो उस रूम से कभी भी बाहर नहीं आती है। अगर क्लियर शब्द में कहा जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि वो इंसेक्ट रेस के एंसेस्टर है, तो इसीलिए हम आगे उसे इंसेक्ट एंसेस्टर करके बुलाएंगे। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें इंसेक्ट क्वीन को दिखाती है, वो बूचन के बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, इंसेक्ट एंसेस्टर हमारी हार्ट है, अगर उसकी कुछ हो जाती है तो हमारी पूरी इंसेक्ट रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए अगर बूचन तुम सिर्फ अकेला उससे मिलना चाहते हो तो ठीक है, पर बाकी के जितने सारे हैं। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रूल के बारे में ऑलरेडी पता है, मैं अकेला जाऊंगा उससे मिलने के लिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एक डीप अंडरग्राउंड प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे इंसेक्ट क्वीन बूचन को लेके आ गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि बूचन के सामने एक लाइट चमकता है और उस लाइट से आवाज आ रहा होता है, मॉर्निंग स्टार, बहुत ही लंबा समय हो चुका है हम एक दूसरे से मिले हैं, शायद हजारों साल। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि वो बातें करने वाला कोई और नहीं, एक फेरी जैसी एक क्रिएचर रहती है और यही छोटी सी लड़की इंसेक्ट रेस के एंसेस्टर है जो पूरे इंसेक्ट रेस को ऑपरेट करती है। वो बूचन से माफी मांगते हुए कह रही होती है, मुझे माफ करना, मेरी सभी चिल्ड्रन ने तुम्हें फिर से परेशान किया है, उसके साथ ही साथ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से मदद किया है और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम और आगे कभी नहीं होगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम पहले के जैसा अभी भी छोटी ही रह गई हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण हमारी इंसेक्ट रेस शांति से जी रहा है, वैसे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम पहले जैसा ही हमेशा की तरह सीरियस हो, तुम्हारे करीब जाना इतना मुश्किल क्यों है। चलो अभी के लिए सब कुछ छोड़ो, वैसे मुझे जहां तक पता है पूरे इंसेक्ट रेस तुम्हारे साथ कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पर्सन को ढूंढो। ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कह रही होती है, तुम मेरी इंसेक्ट रेस के बेनिफिक्टर हो, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगी, वैसे तुम किसे ढूंढ रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है,
मुझे उसका नाम नहीं पता, पर वो एक हीरो है, उसका कोड नेम है अगली। वहीं पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कैरी होती है, तो अगली नाम के एक हीरो को ढूंढना है। अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, मैं मेरी सभी चिल्ड्रन से पूछती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम इंसेक्ट एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने सभी चिल्ड्रन के पास से अगली को लेकर न्यूज इकट्ठा करने के बाद बूचन को कैरी होती है। मुझे माफ करना है, मेरी सभी चिल्ड्रन के आंसर बहुत ज्यादा चाओटिक है, तो इसलिए मैं अगली के एग्जैक्ट लोकेशन को कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या चाओटिक, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कैरी होती है, तुम जिस अगली हीरो के बारे में बात कर रही हो वो एक ही टाइम पे बहुत सारे जगह पे अपेयर हुआ है, तो इसलिए मैं पता नहीं कर पा रही हूँ कि उसकी असली बॉडी कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, तो अगली एक ही टाइम पे बहुत सारे जगह पे अपेयर हुई है, तो वो सभी उसकी क्लोन नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो सभी क्लोन होता है तो अगली को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या ये हो सकता है कि वो सभी उसकी पापेट है? देख के ऐसा लग रहा है कि अगली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। फिर उसके बाद ही बूचन अपने सामने रहे इंसेक्ट एंसेस्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे एक फेवर ऑन किया है। ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे हम नहीं जानते कि हम दोनों की मुलाकात फिर से कब होगा, तो इसलिए मैं इस फेवर को अभी यूज करना चाहती हूँ। उसके बाद ही हम इंसेक्ट एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने पास से रिंग को निकालते हुए बूचन को कह रही होती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हम सभी को तुम्हारी सीट प्रोवाइड करोगे, पर तुमने सिर्फ क्वीन के साथ मेट किया है, मेरी बाकी के जितने सारे चिल्ड्रन है उस सभी के साथ मेट नहीं किया है, तो इसलिए मेरी 3000 हाई जेनेटिक चिल्ड्रन तुम्हारे साथ मेट करने के लिए इंतजार कर रही है। तभी इंसेक्ट एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद बूचन का फट के हाथ पा गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने जान को बचाने के लिए तेजी के रास्ते के साथ वहां से भागते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे बहुत ही जरूरी काम आ चुका है, तो इसलिए मुझे अभी जाना होगा। और बात रही जेनेटिक की, तो ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे, बाय। तभी बूचन के वहां से जाने के बाद ही इंसेक्ट एंसेस्टर कैरी होती है, सीरियसली वो एक गॉड है, पर वो इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ उसकी कुछ सीड मांग रही थी और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन कैरी होती है, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उसका पीछा करें? ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट एंसेस्टर कैरी होती है, अगर वो यहाँ से जाना चाहे तो तुम में से कौन है जो उसे पकड़ सके? वो अभी गॉड है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि वो परवर्ट जरूर यहाँ पे वापस लौट के आएगा। वही पे सीन शिफ्ट होता है, मैं बाहर का सीन दिखाता है। वही पे हम बूचन को देखते हैं, वो भूमि को हाथ को पकड़ने के बाद तेजी के रफ्तार के साथ वहां से जाते हुए कह रहा होता है, भूमि जल्दी से यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद भूमि कह रही होती है, डैड हम इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के पीछे यूनिस और एविल गॉड सवेरा की क्लोन आ जाती है। वहीं पे यूनिस बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हो, मेरे लिए इंतजार क्यों नहीं किया? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे वो सभी इंसेक्ट आर्मी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है ना? ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, नहीं वैसे तुम बास्टर्ड, तुम मजे करके आप भाग रहे हो, कितना सेमलेस हो। तभी यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन चैन का सांस लेते हुए कह रहा होता है, ये अच्छी बात है कि वो सभी मुझे चेस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो सभी मुझे पूरी तरीके से निचोड़ लेता। बूचन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर यूनिस के साइड पर एविल गॉड सवेरा के क्लोन की तरफ जाता है। वो एविल गॉड सवेरा के क्लोन को कह रहा होता है, वैसे आप तो मेरी दुश्मन है ना, पर आप मुझे फॉलो क्यों कर रही है? ऐसे एक्ट कर रही है कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तभी ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, क्या मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, तो ये नेचुरल सी बात है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, आप ये क्यों नहीं कहती है कि आपको डर लग रही है कि बाकी के जितने सारे क्लोन हैं वो सभी आपको ऑब्जर्व कर लेगी और इसलिए आप मुझे शील्ड के तौर पे यूज करना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं इतना भी हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं आपको दूसरे क्लोन के हाथों पे मरने दूं, आप मुझे फॉलो कर सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हुआंग एम्पायर को दिखाता है। वहीं पर हम अगली के फॉर्मर अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को देखते हैं और उसी जगह पे हमें आर्टिफिशियल गॉडेस जुआनमे को दिखाती है, वो अपने सभी डैमेज क्लोन को सही कर रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए बूचन आ जाता है। फिर वो जुआनमे को कह रहा होता है, हे जुआनमे तुम्हारी काम कैसे चल रही है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद जुआनमे कह रही होती है, तुम देख ही सकते हो मेरी सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं ये सभी क्लोन को रिपेयर कर रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या तुम्हारी सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुकी है? क्या ये सब कुछ रिपेयर होगा? ये बातों को सुनने के बाद जुआनमे कह रही होती है, हाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। जुआनमे की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे खर्चे को लेकर चिंता मत करो, ये सब कुछ का खर्चा यूनिस पे करेगी, क्योंकि ये सब कुछ के पीछे यूनिस की गलती है ना यूनिस? वैसे जुआनमे ये जगह कौन सा है, मैंने पहले ये नोटिस नहीं किया। ये बातों को सुनने के बाद जुआनमे कह रही होती है, ये एक अंडरग्राउंड लैब है, मेरी क्रिएटर ने इस जगह को बनाया था और इसी जगह पे मेरी जन्म हुई थी। किस्मत से वो यहाँ से जाने से पहले यहाँ के इक्विपमेंट और डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, नहीं तो मुझे और मेरी सभी क्लोन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती।
ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, क्या अगली को ये लगता है कि उसकी टेक स्किल के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, मेरी डेटाबेस के हिसाब से तुम्हारी टेक्नोलॉजी स्किल बहुत ज्यादा हाई है, पर तुमने पहले कभी भी गॉडेस क्रिएट नहीं किया है और सिर्फ यही कारण है जो तुम मेरी स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये सच है, आर्टिफिशियल गॉडेस मेरे लिए एकदम पूरी तरीके से न्यू है। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में ये सब कुछ को लेकर स्टडी करने की जरूरत है। पर क्वेश्चन ये है कि अगली अपने सभी इक्विपमेंट और डाटा को यहाँ पे छोड़ के क्यों गई है। ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। क्या वो ये सोचती है कि जुआन में एक दिन उसके पास लौट जाएगी? क्योंकि उसने जुआन में को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट दिया है, तो वो इतना आसानी से जुआन में के ऊपर गिव अप नहीं करने वाली है। वैसे जुआन में खुद को लेकर क्या सोचती है? फिर उसके बाद ही बूचन ये सब कुछ सोचते हुए जुआन में को कह रहा होता है, जुआन में तुम इतनी लंबे समय से मेरे साथ हो, क्या तुम मेरे साथ रह के खुश हो? ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, मैं नहीं जानती, मैं नॉर्मली कोई भी इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती क्योंकि मेरी क्रिएटर ने इस फंक्शन को ऐड नहीं किया था। वैसे तुमने मुझे ह्यूमन इमोशन दिया है, पर मैं अभी तक कोई भी इमोशन को फील नहीं कर पाई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अगर तुम कोई भी इमोशन फील नहीं कर पा रही हो, खुश नहीं हो, तो तुम अभी तक मेरे साइड पे क्यों हो? मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम वही कर सकती हो, तुम्हें खुद को फोर्स करके मेरे साइड पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ नहीं पता कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं खुश हो जाऊं। ज्यादातर इंसान की इमोशन डिजायर से पूरा होता है, सेटिस्फेक्शन खुशी लाता है, और अधूरी इच्छा इंसान के दुख और गुस्से का कारण बनता है। पर मुझे बिना डिजायर के क्रिएट किया गया था, और जब तुमने मुझे इमोशन दिया तब उस समय मैं आज़ादी ढूंढ रही थी, और अब मुझे ये मिल भी चुकी है। पर अभी तक मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पर्पस क्या है। मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करती हूँ और मुझे यही पता है कि मुझे ये करना चाहिए। बूचन, मैं तुम्हारे जैसा खुश कैसे रहूं? तुम खुश रहने के लिए क्या करते हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, मैं क्या करता हूँ? ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं जिसको लेके परवाह करता हूँ उस सभी के सेफ्टी और हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करता हूँ, और यही मेरे लिए काफी है, और यही मेरी इच्छा है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, तुम जिसको लेके परवाह करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे वाइफ्स और चिल्ड्रन? अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं, सिर्फ वो सभी नहीं, उसके साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, कॉमरेड, फैमिली, वो सभी को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। और हाँ जुआन में, तुम भी, मैं चाहता हूँ कि तुम वो सभी की तरह ही अपनी खुद की हैप्पीनेस को ढूंढ पाओ। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद ही जुआन में अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, जुआन में क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद ही वो अचानक से अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, ये फीलिंग्स, ये पहली बार है। वैसे मेरी बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। तो क्या यही है हैप्पीनेस? बूचन के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रीसियस हूँ, तो क्या यही कारण मैं खुश हूँ? जुआन में की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, जरूर जुआन में, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहोगी, सिर्फ कोल्ड मशीन और टूल की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन की तरह। और सिर्फ यही कारण मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन बहुत ज्यादा खुश रहो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद जुआन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बूचन भी बहुत ज्यादा खुश रहे। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो यही तुम्हारी इच्छा है। पर तभी अचानक सामने दूसरी तरफ एविल गॉड सवेरा की क्लोन और यूनिस को दिखाती है। वो दोनों सामने की नजरा को देख रही होती है। बूचन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, छे, ये बास्टर्ड एक रोबोट को भी नहीं छोड़ा। तभी सीन शिफ्ट होता है, सेम टाइम पे एक अननोन प्लेस को दिखा होता है। वहीं पर हम अगली को देखते हैं, वो मॉनिटर पे बूचन और जॉन में के हर एक बातों को सुन रही होती है, और उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, मैंने जिस आर्टिफिशियल गॉडेस को क्रिएट किया था उसके अंदर आप इमोशन आ चुकी है, पर मैं इस तरह के रिजल्ट कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी। देख के ऐसा लग रही है कि जॉन में को मेरी साइड पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार ने जॉन में के ऊपर जिस तरह के कोड अथॉरिटी लगाए हैं वो पूरी तरीके से मुझे सरपास कर दिया है। देख के ऐसा लग रही है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस मॉर्निंग स्टार को इस दुनिया से पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हमें उसके रूम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे एक प्रोग्राम चल रहा होता है। वहीं पे एक लड़की सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, कंग्रेचुलेशन गाइस, नेक्स्ट जनरेशन वीआर गेम पूरी तरीके से लाइव हो चुका है, तो तुम सभी किस लिए इंतजार कर रही हो? तो इसीलिए जल्दी से जाओ, डीमन किंग को हराओ और गॉडेस के चूजन हीरो बन जाओ। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद रूम के अंदर रहे अगली कह रही होती है, ओह, तो फाइनली ये सब कुछ शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग स्टार, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस गेम पे अंत तक टिके रहते हो या फिर उससे पहले खत्म हो जाती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में को दिखाती है। वो अपनी क्लोन को सही करते हुए अपने सामने रहे बूचन को कह रही होती है, क्या तुम मेरी क्रिएटर को ढूंढना चाहते हो? पर मैं भी नहीं जानती कि वो कहाँ पे है। जब तुमने मुझे कैप्चर कर लिया था उस समय के बाद से उसके साथ मेरी जो कुछ भी कनेक्शन थी वो सब कुछ कट हो गई थी। पर मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि मेरी जो क्रिएटर है वो सिर्फ एक नॉर्मल हीरो है, उसके एबिलिटी के हिसाब से वो तुम्हारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है,
नहीं नहीं नहीं, तुम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ क्रिएशन के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा जो इस तरह के गॉडेस को क्रिएट कर सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिले होकर क्रिएट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मैं खुद मैजिक एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडर हूँ, पर फिर भी मैं इस तरह के गॉडेस क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। पर क्वेश्चन ये है कि अगली गॉडेस क्रिएट करने का जो थ्योरी है वो यहाँ पे छोड़ के क्यों गई है। अगर मैं होता तो ये सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। क्या वो ये सोचती है कि ये सब कुछ मेरी बस की बात नहीं है और वो मेरे साथ गेम खेलना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद जॉन में कह रही होती है, पर मुझे नहीं लगती कि वो एक गॉड के साथ गेम खेलने की हिम्मत करती है। तभी जॉन में की ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचेन को देखते हैं। वो जॉन में के सामने एक क्लोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अगर तुम गॉड के साथ गेम खेलना चाहते हो तो तुम्हारे पास काफी चिप्स होना चाहिए, और तुमने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम जॉन में को यूज करते हुए मुझे ऑब्जर्व करना चाहती हो। क्या मैं सही हूँ हीरो अगली? नहीं, तुम्हें इससे बेहतर फेक गॉडेस ऑफ क्रिएशन कहना बेहतर होगा, है ना? तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे जॉन में की क्लोन खड़ा होते हुए कह रही होती है, इंटरेस्टिंग। चलो अभी के लिए मेरी पर्पस को लेकर बात नहीं करते हैं, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या ये गेस करना इतना डिफिकल्ट है? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गाय की बैकअप हो, पर तुम हीरो के साथ क्यों दे रही हो? तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही है कि वो सभी हीरो की बिहेव कैसी है। ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, ये सब कुछ को लेकर मेरी क्या लेना देना? मैं सिर्फ गाया के खिलाफ जाना चाहती हूँ और तुम मेरी कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे अगर मेरी गेस सही रहती है तो तुम गाया को रिवाइव करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो, है ना? अगर मैं सही से याद करूँ तो तुम गेम खेलने में मास्टर हो, तो ये कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो? तभी अगली की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप अगली के आगे की बातों को सुनने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी अगली फिर से कह रही होती है, अगर तुम इस गेम पे मुझे हार देते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी, पर अगर तुम हार जाते हो तो गाय को रिवाइव करने के बाद तो छोड़ ही दो, तुम्हें मेरी स्लेव बनना पड़ेगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस बोर्डिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो इस गेम को खेलने के लिए कल सुबह एकेडमी सिटी पे मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। फिर उसके बाद ही अगली जॉन में के क्लोन के साथ पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी अगली के वहां से जाने के बाद ही जॉन में बूचेन को कह रही होती है, बूचेन क्या तुम कल भाई पे जाओगे? क्योंकि ये भी हो सकती है कि अगली ऑलरेडी भाई पे तुम्हारे लिए ट्रैप सेटअप करके रखी है। भाई पे जॉन में की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है ये मैटर नहीं करता कि वो कितने सारे ट्रैप सेटअप करके रखी है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर के सामने ये सब कुछ छोटा मोटा ट्रिक पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम बूचेन के इनर वर्ल्ड को देखते हैं और उसी जगह पे हमें बिलगॉड सवेरा को दिखा आती है। वो बिकिनी पहन के बीच पे बैठ के अपनी जिंदगी की मजे ले रही होती है। और तभी अचानक से हम बूचेन को देखते हैं, वो यूनिस इविल गॉड सवेरा की क्लोन और बूमिंग को उस जगह पे लेके आ गया होता है। वहीं पे हम बूमिंग को देखते हैं, वो अपने सामने इविल गॉड सवेरा को देखने के बाद दौड़ के इविल गॉड सवेरा के पास जाते हुए कह रही होती है, ग्रैंडमा। तभी हम सवेरा को देखते हैं, वो बूमिंग को अपनी गोद पे उठाते हुए कह रही होती है, ओह ये तो मेरी प्यारी बूमिंग है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है फिर उसके बाद ये इविल गॉड सवेरा बूचेन को कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास खुद के घर नहीं है? तुम वो सभी को यहाँ पे क्यों लेके आई हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, वेल बूमिंग को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज आप बूमिंग की ख्याल रखना। ये बातों को सुनने के बाद इविल गॉड सवेरा कह रही होती है, मैं बूमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी क्लोन की बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे क्या कर रही है? तभी उन दोनों के बीच में बूमिंग बात करते हुए कह रही होती है, ग्रैंडमा क्या आपको पता है डैड का प्लेस बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसीलिए कोई भी उस जगह पे नहीं रहना चाहता है। बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद इविल गॉड सवेरा कह रही होती है, ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बाद में यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क क्रिएट करूंगी, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम बूचेन को देखते हुए अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आ रहा होता है। तभी बूचेन को बाहर आता हुआ देखने के बाद जॉन में कह रही होती है, क्या वो सब कुछ मैटर सेटल हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, हाँ सब कुछ सेटल हो चुका है, चलो चलते हैं। भाई पे बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जॉन में को देखते हैं, वो अपने साइड पर एक अजीब सा कार की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, ये मेरी न्यू क्रिएट किया हुआ कार है, चलो इस पे चढ़ के चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या हम सिंपली उड़ के नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये कार यूज करना सेफ है। बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद जॉन में पीसफुल फेस बनाते हुए कह रही होती है, तो तुम इस कार को यूज नहीं करना चाहते? मैंने कड़ी मेहनत करके इस कार को बनाया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं कार पे चढ़ रहा हूँ, तुम्हें इस तरह के फेथफुल फेस बना के मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ही बूचेन और जॉन में म्यू कार पे चढ़ के एकेडमिक सिटी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एकेडमिक सिटी को देखते हैं और उसी जगह पे न्यू गेम पे पार्टिसिपेट करने के लिए उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुझे पता है आज के पब्लिक बीटा गेम पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट आने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या सच में? क्या वो सभी बिग शॉट इस तरह के वर्चुअल रियलिटी गेम खेलता है?
बोसा भी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बिग शॉट को वेलकम करने के लिए उस जगह पे एक लड़की आ जाती है। और उस लड़की को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। वो किस तरह का बिग शॉट है जो यहाँ तक कि मिस याया भी उसे वेलकम करने के लिए आ गई है। बोसा भी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे म्यूक कार पे चढ़ के बिग शॉट आ जाता है। वो सीधा नीचे लैंड करता है। तभी उस म्यूक कार को देखने के बाद भाई जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी लाइन देके खड़ा हो जाता है और वेलकम करते हुए कह रहा होता है, हम हमारे स्पेशल गेस्ट को वेलकम करते हैं। पर तभी अचानक से हमें ऑडियंस पर एक बंदे को दिखाता है। वो म्यूक कार को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस बंदे को हंसता हुआ देखने के बाद बाकी के जितने सारे बंदे थे वो सभी घूर घूर के उस बंदे को देखने लगता है। पर आगे और कुछ सीन क्रिएट हो पाता उससे पहले हम दो बॉडीगार्ड को देखते। उस बंदे को पकड़ के उस बंदे के गांड को जमीन पे रगड़ते उस जगह से लेके चला जाता है। तभी उस बंदे के मैटर सेटल होने के बाद हमें सामने दिखा आता है कि म्यू कार के अंदर से बुचन मॉर्निंग स्टार के आर्मर पहन के ग्रैंड एंट्री करता है। बुचन बाहर आते हुए कह रहा होता है, मुझे इनवाइट किया गया था पर मुझे ये बताया नहीं गया था कि अभी इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। फिर उसके बाद वो मन मन में कह रहा होता है, अगर मुझे पहले से पता होता कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है तो मैं इस तरह के एम्बेरसिंग कार पे चढ़ के नहीं आता। छे, मुझे भी बहुत ही बड़ा लूजर महसूस हो रहा है। बुचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से मिस याया को देखते हैं। वो बुचन के सामने आते हुए कह रही होती है, मुझे माफ करना आपको सरप्राइज करने के लिए, हम सिर्फ सिंसियरली आपको वेलकम करना चाहते थे। पर तभी अचानक से हम बुचन को देखते हैं। वो अपने तलवार को निकाल के मिस याया के सामने रख दिया होता है और मिस याया को अपने करीब आने से रोक देता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम स्मार्ट हो तो मेरे करीब मत आना। क्या तुम गया की बैकअप हो? क्या तुम हीरो अगली हो? तभी बुचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें मिस याया को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, उसे समझ में नहीं आ रही है कि बुचन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। तभी मिस याया को लंबे समय तक चुप देने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या हो गया? हमारे प्रॉमिस के हिसाब से मैं यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया हूँ। क्या अब तुम मेरे साथ गेम नहीं खेलना चाहती? ये मैटर नहीं करता कि तुम किस तरह के प्लान बना रही हो, पर चिंता मत करो, मैं एकदम अंत तक तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। तभी बुचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम मिस याया को देखते हैं। वो थोड़ी पैनिक रहती है, पर फिर भी वो हिम्मत के साथ बुचन को कह रही होती है, मेरा नाम याया है और मैं एकेडमिक सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। उसके साथ ही साथ मैं एलियन कॉन्सेप्ट गेम का गेम मैनेजर हूँ और मैं मिस्टर मॉर्निंग स्टार को हमारे एलियन कॉन्सेप्ट गेम के पब्लिक बीटा टेस्ट पे वेलकम कर रही हूँ। तभी मिस याया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या एलियन कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देख के ऐसा लग रहा है कि अगली को पता है कि वो मेरे खिलाफ जीत नहीं सकती है, तो इसीलिए वो मेरे साथ गेम पे कम्पीट करना चाहती है। इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है, मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह का गेम है। फिर उसके बाद ही बुचन एलियन कॉन्सेप्ट गेम को खेलने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी बुचन को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग खड़ा हुआ था वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ये मैजिक और टेक्नोलॉजी का फाउंडर मॉर्निंग स्टार है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुझे पता है इस बंदे की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई मिस याया को देखते हैं, वो बुचन को एक रूम के सामने लेके आ गई होती है और उस रूम की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, प्लीज आप अंदर आइए, ये आपके गेमिंग रूम में। ये बातों को सुनने के बाद ही बुचन रूम के अंदर एंटर कर जाता है और रूम के अंदर एंटर करते हुए दिखाते हैं कि उसके सामने एक गेमिंग कैप्सूल रहता है। तभी हम मिस याया को देखते हैं, वो उस कैप्सूल के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताने लगती है और ये सब कुछ सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद इस गेम को खेलने के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। भाई पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद मिस याया वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद ही मिस याया वहां से चली जाती है। तभी मिस याया के वहां से जाने के बाद ही जोन में बुचन को कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, वेल अगर मेरा केस सही रहता है तो इस याया को अगली ने ही क्रिएट किया है। वैसे मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रही है, पर एक बार गेम पे एंटर करने के बाद ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद ही हम बुचन को देखते, वो एलियन कॉन्सेप्ट गेम को खेलना शुरू कर देता है। वो जब गेम के अंदर एंटर करता है तो उसका कैरेक्टर डीमन किंग का रहता है और वो डीमन किंग अभी सील है और उसका लेवल 1 है। बुचन अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे डीमन किंग का एक सबऑर्डिनेट आ जाता है। फिर वो बुचन को कह रहा होता है, लॉर्ड डीमन, लेजेंडरी हीरो आपको सील कर दिया है, आपके बाकी के जितने सारे हेवनली किंग हैं आपको मदद करने के बजाय आपको छोड़ के जा चुका है। इस बैटल पे हमें जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको हमारी ट्राइब पे लेके जाऊंगी और हम मौत तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हमें बताया था कि इस कैरेक्टर की क्या आइडेंटिटी है। वो डीमन किंग की वन ऑफ द 4 हेवनली किंग सकुवास है, लेवल 100 है। तभी उस सकुवास की ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अभी इस डीमन कसल के अंदर कितना सारा पैसा बचा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद वो सकुवास कह रही होती है, वेल जितना सारा पैसा था वो सब कुछ ले लिया गया है और सिर्फ कुछ लेजेंडरी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है और उस सभी को ले जाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी ये बातों को सुनने के बाद बुचन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या अगली ने इस प्रॉब्लम को मेरे लिए स्पेशली क्रिएट किया है? मैं डीमन किंग हूँ और बाकी के जितने सारे प्लेयर है वो सभी हीरो हैं और शुरू में ही बॉस को मारना चाहता है। इस तरह के ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने पीछे रहे सकुवास को कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, जितने सारे लेजेंडरी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो सब बेच दो और पैसा इकट्ठा करो। ये बातों को सुनने के बाद वो सकुआ शौक होते कह रही होती है, माय लॉर्ड, क्या आप अभी तक गिव अप नहीं किया है? हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, आपके बिना हम इस बैटल को जीत ही नहीं पाएंगे। तभी उस सकुआस की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि युद्ध क्या है ये तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि युद्ध सिर्फ एक इंसान के कारण शुरू नहीं होता है, और उसके साथ ही साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ एक इंसान से युद्ध जीता नहीं जाता। तो इसीलिए मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ वही करो। मैं वादा करता हूँ वो सभी हीरो बिगिनिंग लेवल को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा होता है। भाई हम बिगिनिंग लेवल के नो वॉइस विलेज को देखते हैं। तभी उस गेम पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक ही टाइम पे बहुत सारे प्लेयर उस जगह पे एंटर कर जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, तो पूरे एक दिन इंतजार करने के बाद मैं फाइनली इस गेम के अंदर एंटर कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हे क्या किसी को पता है कि गॉडेस की फेवरिटी कैसे इंप्रूव करना होता है? ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे इस गेम का खुद का एनपीसी इन्फॉर्मेशन है, चल मैं चेक करता हूँ। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि भाई पे सभी गॉडेस की इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे सिल्वी, एल्फ गॉडेस, स्टेटस, मैरिड, पार्टनर, मॉर्निंग स्टार। दूसरी गॉडेस लूली एक ड्रैगन गॉडेस है, स्टेटस, मैरिड, पार्टनर, मॉर्निंग स्टार। तभी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वो बंदा शॉक होते कह रहा होता है, नानी ये किस तरह का इंटीरियर प्लॉट है? भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, व्हाट द हेल, मुझे अभी भी लकी ड्रॉ पे सिल्वी की कैरेक्टर मिला है, पर मैं उसके साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकता। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे सिर्फ सिल्वी नहीं, बाकी के जितने सारे गॉडेस है वो सभी अनटचेबल है, किसी के साथ भी हम फ्लर्टिंग नहीं कर सकते। वो सभी ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के गेम पे एक नोटिफिकेशन आता है, सील डीमन किंग को हराओ और लेजेंडरी इक्विपमेंट जीत लो। तभी इस गेम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जितने सारे प्लेयर आर्ग्यू कर रहा था वो सभी शांत हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से दिखाते हैं कि उस सभी के सामने एक सकुआस आ जाती है और वो सभी प्लेयर को रोकते हुए कह रही होती है, अरे गाइस तुम सभी रुक जाओ, तुम सभी के पास जो इक्विपमेंट है उसका लेवल बहुत ज्यादा कम है, इस लेवल को लेकर अगर डंजन के अंदर जाते हो तो तुम सभी जरूर हट जाओगे, तो इसीलिए तुम सभी थोड़ा सा पैसा कमा के पहले अच्छा सा इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीद लेते, और यही कारण हम आप सभी के लिए सकुआस एक्सपीरियंस स्टोर ओपन किया है। तुम सभी जितनी बार पानी निकालोगे उतनी बार हम आपको 500 गोल्ड कॉइन देंगे। ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या इस तरह की फैसिलिटी है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर पैसा भी आप देंगे, मजे भी हम करेंगे, पर इस पर आपका क्या फायदा? ये बातों को सुनने के बाद वो सकुआस कह रही होती है, जरूर आप सभी की डिलीशियस लिक्विड ही हम सभी के खाना है, तो हम लॉस पे कहाँ पे हैं? फिर हमें बताया था कि वो सभी प्लेयर डीमन किंग को मारने का जो पर्पस था वो पूरी तरीके से भूल चुका था, और इस तरीके से ही हर दिन वो सभी नो वॉइस विलेज के अंदर सभी सकुआस के साथ मिलकर मजे करने लगे थे। तभी सीन शिफ्ट रहता है, सेम टाइम पे डीमन किंग कासल को दिखा होता है। वहीं पे हम वुचेन को देखते हुए तलवार बना रहा होता है। तभी उसके साइड पे उसका सबऑर्डिनेट वन ऑफ द 4 हेवनली किंग सकुआस कह रही होती है, माय लॉर्ड आपका प्लान बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो चुका है और वो सभी हीरो अभी सिर्फ सकुआस के साथ समय बिता रहा है, पर वो सभी हीरो टाइम टू टाइम बोर हो जाता है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वेल ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, पर मैंने तुम्हें जितने सारे लेटर डिलीवरी करने के लिए कहा था, क्या तुमने डिलीवरी किया है? ये बातों को सुनने के बाद वो सकुआस कह रही होती है, हाँ मैंने सभी डिमोनियस को लेटर डिलीवरी कर दिया है, पर देख के ऐसा लग रही है कि वो सभी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वो सभी मदद करने के लिए आएगी या फिर नहीं ये मैटर नहीं करता है। ये बातों को सुनने के बाद वो सकुआस कह रही होती है, वैसे माय लॉर्ड मैं देख रही हूँ कि आप इस शॉट को बहुत ही लंबे समय से फोर्ज कर रहे हैं, पर ये शॉट देखने में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ये शॉट देखने में ऑर्डिनरी लग रहा है, पर कुछ प्रोसेस के बाद ये शॉट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। वैसे इस शॉट का नाम क्या रखा जाए? आज से इस शॉट का नाम वाइल्ड स्पिरिट मून शैडो स्वॉर्ड है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं दिखाता है कि गेम के अंदर 1 महीना हो चुका होता है और वह भी जितने सारे सकुआस थे वो सभी हीरो को नीचे उड़ लिया होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, एक लोली सकुआस इतना पावरफुल कैसा हो सकती है? और वही उस सभी के सामने हमें दिखा होता है कि एक बड़ा सा कसल रहता है और वही कसल के अंदर वुचेन खड़ा होकर सामने के नजरा को देखते हुए कह रहा होता है, ये सभी हीरो का कितना बैच चल रहा है? तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रही वन ऑफ द 4 हेवनली किंग सकुआस कह रही होती है, टोटल 13 आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ये काफी नहीं है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने प्लेयर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है। वैसे मैंने तुम्हें जिस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था वो कैसा चल रहा है? ये बातों को सुनने के बाद वो सकुआस कह रही होती है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर देना, लेजेंडरी हीरो को लेकर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन मन में कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो अगली कहाँ पे छुपी हुई है? उसने मुझे गेम खेलने के लिए इन्वाइट किया है पर उसकी बाल भी मुझे गेम के अंदर नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद ही अचानक से वुचेन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, ये काफी हुआ, मैं गेम खेल के थक चुका हूँ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे सामने जाऊंगा। तभी वुचेन के वहां से जाने के बाद ही हम वन ऑफ द 4 हेवनली किंग सकुआस को देखते हैं। वो वुचेन के जाते हुए देखते हुए कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, हो मॉर्निंग स्टार तुम इतना जल्दबाजी में क्यों हो? देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने हारने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहे हो। तभी हमें फाइनली दिखा था कि वन ऑफ द 4 हेवनली किंग सकुआस को जो ऑपरेट कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि अगली रहती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, वुचेन अगर तुम हार जाते हो तो तुम मेरी स्लेव बन जाओगे।
वैसे अगर ये गाय को पता चलती है कि उसकी हीरो मेरी स्लेव बन चुकी है, वो किस तरह के फेस बनाएगी, उसकी फेस को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गया तुमसे जो कुछ भी बिलोंग करती है मैं धीरे धीरे सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बिगिनिंग लेवल को दिखा होता है। वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे बूचन आ जाता है। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते कह रहा होता है, अरे ये तो डीमन किंग है, डीमन किंग बिगिनिंग लेवल पे क्या कर रहा है। वो सभी पैनिक हो ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, देख के ऐसा लग रहा है कि डंजन बॉस का लेवल सही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो सभी लोगों को जब पता चलता है कि डेमन किंग का लेवल 1 है, तो वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। बूचन का मजाक करते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह का डेमन किंग है भाई, जो लेवल 1 डेमन किंग यहाँ पे क्या गान बनाने के लिए आया है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम बूचन को देखते हैं। वो सर वो सभी लोगों के पास से गुजरते हुए अपने डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है, और वही डार्क एनर्जी के कारण भाई भी जितने सारे लोग थे वो सभी का इंस्टेंटली मौत हो जाता है। तभी बूचन के गेमिंग सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन होता है, उचिहा क्लैन के ब्रांच फैमिली के सर्वेंट के बेटे का मौत हो चुका है, एनटीआर किंग का मौत हो चुका है। इस तरह के अनगिनत नोटिफिकेशन आने लगता है। तभी वो सभी प्लेयर खुद को मरता हुआ देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या इंस्टेंटली मर चुका हूँ, ये चल क्या रहा है, लेवल 1 डेमन किंग इतना पावरफुल कैसा हो सकता है, इस गेम पे जरूर कोई बग है। तभी हमें फाइनली दिखा हुआ था कि बूचन जिस चीज के वहां से वो सभी प्लेयर को मार रहा होता है, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि बूचन के ऑरा के अंदर छुपा हुआ बूचन का न्यू क्रिएट किया हुआ वाइंड स्प्लिट मून शैडो स्वॉर्ड है, जिसका लेवल अननोन है और एचपी इनफिनिटी। तभी बूचन की ये स्वॉर्ड को देखने के बाद एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, हे भगवान, ये किस तरह का स्वॉर्ड है, ये तो पूरी तरीके से चीटिंग है, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि गेम मैनेजर तुम्हें बैंड कर देगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते, मैंने चीटिंग नहीं किया है बल्कि ये स्वॉर्ड चीटिंग कर रहा है, और तुम खुद ही कहो क्या तुम्हें मैंने एक बार भी टच किया है। बूचन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से जितने सारे प्लेयर का मौत होता है वो सभी रेस्क्यू हो जाता है, और वो सभी प्लेयर रेस्क्यू होने के बाद बूचन को मारने के लिए वो सभी बूचन को घेर लेता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, मरो मरो साला बेंचो, ये लेवल 1 डेमन किंग को मार दो। तभी उस सभी को अटैक करता हुआ देखने के बाद बूचन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह तो ये ग्रुप फाइट है, पर चिंता मत करो, तुम सभी फिर भी मेरे सामने चिट्टी ही हो। फिर उसके बाद ही बूचन अपने सभी वाइफ के पास से रिसीव हुआ वीडिंग रिंग के पावर को यूज करते हुए भाई जितने सारे प्लेयर थे वो सभी प्लेयर को धूल में बदल देता है, सभी को मार देता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, एब्सोल्यूट पावर के सामने हर एक ट्रिक्स पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, गेम के बाहर रियलिटी को दिखा होता है। भाई जितने सारे प्लेयर बूचन का तभी मौत हो गया होता है, वो सभी गेम कैप्सूल से बाहर आ गया होता है। वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, छे ये किस तरह का घटिया गेम है, गेम पे एंटर करने के बाद ही बॉस से पैर हो जाता है और मैं मार के चला जाता है। तभी उस सभी से दूर हमें मिस याया को दिखा आती है, वो सामने के नजरा को देख रही होती है। तभी साइड पर उसका एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, मिस याया ऑलरेडी अदर प्लेयर अपने गेम पे लॉग आउट कर चुका है। ये बातों को सुनने के बाद मिस याया कह रही होती है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे रोकने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, गेम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं, वो एक एक करके हर एक प्लेयर को बहुत अच्छी तरीके से पीट रहा होता है। पर तभी अचानक समय दिखाते हैं कि उस जगह पे मिस याया आ जाती है और बूचन को रोकते हुए कह रही होती है, प्लीज आप रुक जाइए। तभी मिस याया को यहाँ पे देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ गेम मैनेजर यहाँ पे क्या कर रही है, अगली कहाँ पे है, उसने मुझे यहाँ पे गेम खेलने के लिए इन्वाइट किया था, वो अभी तक मेरे सामने अपेयर क्यों नहीं हुई है। ये बातों को सुनने के बाद मिस याया कह रही होती है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पे है। मिस याया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ तुम गेम मैनेजर हो पर तुम नहीं जानती कि अगली कहाँ पे है, फिर से सोच के देखो, अगर मुझे खुद ढूंढना पड़े तो मैं ये सभी एक भी प्लेयर को जिंदा नहीं रखूंगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद मिस याया कह रही होती है, ये कैसे हो सकती है, मैं नहीं जानती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा रहा था कि मिस याया की ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैसेज आने लगता है, वार्निंग वार्निंग वायरस अटैक हुआ है। तभी अपनी सिस्टम की ये मैसेज को देखने के बाद मिस याया बूचन को कह रही होती है, आपने मेरे साथ क्या किया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोग्राम पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, चलो अब बताओ अगली कहाँ पे है। तभी सीन शिफ्ट है, तो गेम के बाहर रियलिटी को देखते हैं और उसी रूम को दिखाता है जिस रूम के अंदर बैठ के बूचन गेम खेल रहा होता है। बूचन के गेम कैप्सूल के साइड पर हमें आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ुआनमेई को दिखाती है, वो बूचन को गार्ड दे रही होती है। पर तभी अचानक से ज़ुआनमेई को कोई कंट्रोल कर लेती है और वो कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अगली रहती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने कान से एक यूएसबी निकलती है और वही यूएसबी को बूचन के गेम कैप्सूल के अंदर प्लग पे लगा देती है और प्लग पे लगाने के बाद ही बूचन के गेम कैप्सूल से आवाज आ रहा होता है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, गेम कैप्सूल के अंदर रहे पर्सन की मेमोरी को रीराइट किया जा रहा है। तभी ये नोटिफिकेशन को सुनने के बाद ही ज़ुआनमेई को कंट्रोल करने वाली अगली हंसते हुए कह रही होती है, बूचन ओ बूचन, अब तुम बहुत जल्द गाया को पूरी तरीके से भूलने वाले हो, फिर उसके बाद तुम मेरी लॉयल सर्वेंट बन जाओगे, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाता कि कुछ मिनट हो जाने के बाद भी अगले की डिवाइस बूचन की मेमोरी को रीराइट नहीं कर पाई होती है, वो ग्रेस 0% पे पड़ी हुई रहती है
और ये देखने के बाद अगली कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है ये क्या हो रही है, कोई भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। पर तभी अचानक से अगली की डिवाइस से एक नोटिफिकेशन आता है, प्रोसेसिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्लीज आप अपने टारगेट के फायरवॉल सेटिंग को चेक कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद अगली मन ही मन में कह रही होती है क्या फायरवॉल, क्या इस मॉर्निंग स्टार ने अपनी मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाया है। देख के ऐसा लग रही है कि मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे उसके इनर वर्ल्ड के अंदर जाना होगा। फिर उसके बाद ही हम अगली को देखते हैं, वो कुछ ही सेकंड के अंदर वुचेन की इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाती है और जब उसकी नजर सामने जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एम्यूजमेंट पार्क रहता है। वो सामने के ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद शॉक होते हुए कुछ रिस्पॉन्स कर पाती, उससे पहले उसके पीछे से कोई कह रही होती है अरे तुम तो वही लिटिल रोबोट हो है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद अगली जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एविल गॉड सवेरा, उसकी क्लोन और बूमिंग रहती है। और उन तीनों को यहाँ पे देखने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है नहीं कुछ नहीं। वुचेन कह रहा होता है कि मुझे एक बार यहाँ पे विजिट करने के लिए। उसके बाद वो मन ही मन में कह रही होती है क्या मैं ये क्या देख रही हूँ, एविल गॉड सवेरा खुद यहाँ पे क्या कर रही है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। उसके बाद ही वो वहां से चली जाती है। तभी अगली के वहां से जाने के बाद ही एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रही थी कि इस रोबोट का एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है किसको पता, पर मुझे उसके पास एक बहुत ही फेमिलियर ब्रेथ महसूस हो रही थी और ये ब्रेथ किसी और का नहीं बल्कि गाया की है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं अगली को दिखा होती है वो वुचेन के इनर वर्ल्ड से बाहर आ गई होती है। वो जिस यूएसबी को यूज करते हुए वुचेन की मेमोरी को रीराइट करने की कोशिश कर रही थी वो हर बारी के साथ उस यूएसबी को प्लग से अनप्लग कर देती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है क्या मजाक है, अगर एविल गॉड सवेरा खुद यहाँ पे है तो मैं इस तरह के काम करने का हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर वुचेन ऑलरेडी गेमिंग कैप्सूल से बाहर आ गया होता है। वो अचानक से उसके पीछे आते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है हे जुआन में तुम सीरियसली क्या कर रही हो। तभी वुचेन को अपने पीछे देखने के बाद वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अगली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो खुद को संभालते हुए कह रही होती है नहीं कुछ नहीं वैसे क्या तुम गेम नहीं खेल रहे हो, तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है ओह तो तुम गेम की बात कर रही हो, मैं इतने लंबे समय से सभी प्लेयर को मार रहा था तो वो सभी फ्रस्ट्रेट होकर अपने सभी अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है और यही कारण गेम के पूरे सर्वर के अंदर सिर्फ मैं ही बचा हुआ था। मैं अकेला था इसलिए बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा था तो इसलिए मैं भी लॉग आउट कर दिया। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली थोड़ी शॉक हो जाती है। वो मनी मन में कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकती है, उसका लेवल 1 है तो वो सभी प्लेयर को हरा कैसे सकता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वुचेन को कह रही होती है ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। वैसे तुम इतने लंबे समय से गेम खेल रही हो तो तुम्हें जरूर भूख लगा है ना, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेके आती हूँ। पर तभी अचानक से हम वुचेन को देखते हैं, वो अगली के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है अरे तुम जाने के लिए इतनी जल्दबाजी पे क्यों हो, हम दोनों के बीच में अभी तक विनर डिसाइड नहीं हुआ है ना हीरो अगली। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है जरूर तुम्हारी क्रिएट किया हुआ एआई मिस एआई के प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई किया है, उसके बाद ही तुम्हें लेके मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला है। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम अगली को देखते हैं। वो वुचेन के हाथ को अपने से दूर करते हुए कह रही होती है अगर मुझे लेके तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये बिल्कुल भी मत भूलना कि ये बॉडी जुआन में की है तो तुम मुझे मार नहीं सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है अरे तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह के काम करने वाला हूँ। सिर्फ मेरे कारण गाय की मौत हो चुकी है तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा के रहूंगा, नहीं तो मैं कभी भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। पर अब जब गाय को बैकअप करने के लिए मुझे तुम्हारे पास से इन्फॉर्मेशन मिल चुका है तो तुम जरूर जानती हो कि गाय को कैसे जिंदा करना है। प्लीज मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे करना है, और अगर तुम मुझे ये बता देती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें आगे और कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है मैं तुम्हें ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें मदद करने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं नहीं चाहती कि गाय जिंदा हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है तुम्हारे पास उसकी मेमोरी है, तुम्हें ये समझने की जरूरत है वो सिर्फ लास्ट अकेली क्रिएशन गॉड है और ये दुनिया क्रिएशन गॉड के बिना नहीं चलेगा। वही पे वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अगली अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तो क्या हुआ, मैं सिर्फ उसकी बैकअप हूं इसलिए मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। क्या तुमने कभी मेरी भावना को लेकर सोचा है, क्या तुम समझ सकते हो अगर तुम्हें एक दिन पता चल जाए कि तुम एक क्लोन हो, तुम्हारे जितने सारे मेमोरी है भावना है वो सब कुछ तुमसे बिलोंग नहीं करता है, उस समय तुम क्या करोगे। वैसा ही मेरी हालत है, मेरी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से एक मजाक है। तभी अगली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचेन एकदम चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। और वुचेन को चुप देखने के बाद अगली वुचेन के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो, मुझे आंसर दो, तुम नहीं समझोगे, तुम मेरी हालत को नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास खुद का जिंदगी है, तुम किसी का क्लोन नहीं हो।
गाया, और ना ही तुम ये सब कुछ को लेके प्यार करते हो, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ। अगर मेरी सेक्रीफाइस हो भी जाती है तो तुम सभी के लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे बना ही गया है सेक्रीफाइस करने के लिए। तभी अगली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, हाँ मैं समझ नहीं सकता हूँ, अगर तुम तुम्हारी खुद की जिंदगी जीना चाहती हो तो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। तुमने आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इयाया, इन दोनों को इसलिए क्रिएट किया है ताकि तुम प्रूव कर सको कि तुम गाया से कोई कम नहीं हो। तुम उसकी नकल कर रही हो, तुम खुद को उसके साथ कंपेयर कर रही हो, पर जब तुम्हें पता चल चुकी है तुम उसके ऐसी नहीं बन सकती हो, तो अब तुम्हें महसूस हो रही है कि तुम दोनों के बीच में कितना अंतर है ना। यहाँ पे गाया नहीं है जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को मजाक मानती है, बल्कि तुम खुद हो। वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अगली खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, तुम सही हो, मैं गाया नहीं बन सकती, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ। उसके बाद ही वो वहां से जाने लगती है। जाते हुए वुचेन को कह रही होती है, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, गाया को रिवाइव करने के लिए मैं तुम्हें मदद कभी नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, कम ऑन, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अगली के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज रुक जाओ, तुम्हें जाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है? मुझे लगता है कि हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद अगली चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे जाने नहीं देते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अरे तुम मेरी बातों को सुन तो लो, ये कैसा रहेगा? मेरे पास एक विन विन सॉल्यूशन है, तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं बन जाती? वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करते कि क्या तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? मुझे जल्दी से जाने दो, नहीं तो मैं सच में पुलिस को बुलाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, प्लीज तुम पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन तो लो। तुम गाय को आने भी दिखना चाहती हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? इसका मतलब ये होगा कि तुम गाय के ऊपर चीटिंग कर रही हो। गाया को ये न्यूज पता चलने के बाद वो जरूर अपसेट हो जाएगी। क्या तुम उसकी एक्सप्रेशन को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, और वहीं पे वुचेन कंटिन्यूअसली अगली को इन्फ्लुएंस करते हुए कह रहा होता है, तुम ये देखना चाहती हो, है ना, गाया की फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन? एक बार इमेजिन करके देखो, जब गाया को पता चलेगी कि तुमने उसके ऊपर चीट किया है तो वो किस तरह के एक्सप्रेशन बनाएगी। क्या तुम ये देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? तभी वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अगली सच में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। वो खुश होते ही कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बातों पे राजी हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से वुचेन को अपने पाँव पे उठा के वुचेन के साथ वो सब कुछ करने के लिए बिस्तर पे ले जाते हुए कह रही होती है, चलो ये सब कुछ काम पे हमें देरी नहीं करना चाहिए, और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी काम होगा हर एक काम को मैं रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, और इस रिकॉर्डिंग को मैं गाया को दिखाऊंगी। तभी अगली की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये ज़ुआनमी की बॉडी है, तुम ये सब कुछ करने के लिए खुद के बॉडी के साथ क्यों नहीं आती हो? ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, वेल ये सब कुछ काम करने के लिए मेरी बॉडी के अंदर इस तरह के फंक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ज़ुआनमी को मैंने क्रिएट किया है, तो मेरे लिए उसे यूज करना ये नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद ही वो वुचेन को बिस्तर पे फेंक के अपने पास से कैमरा निकाल लिया होता है और रिकॉर्डिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, तुम तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को एकदम टॉप पे रखना, ताकि तुम्हें देख के लगे कि तुम बहुत ज्यादा मजे कर रही हो, ठीक है? और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है 3 घंटे के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम अगली को देखते हैं, उसकी हालत एकदम सही नहीं रहती है, वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, और उसी के सामने हमें वुचेन को दिखा होता है। वो अगली की एक्सप्रेशन को रिकॉर्डिंग करते हुए कह रहा होता है, तुम मेरी स्ट्रेंथ को चैलेंज करना चाहती थी, सच में तुम तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर ओवर एस्टिमेट कर रही हो। वुचेन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे अगली को देखते हैं, वो अपने होश पे आती है। वो अपनी जगह से उठते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये क्या हो रही है? मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म है, मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद वुचेन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या ये कैसा हो सकता है? क्या ज़ुआनमी होश पे आ चुकी है? और क्या अगली ऑलरेडी ज़ुआनमी की बॉडी को छोड़ के जा चुकी है? वुचेन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे ज़ुआनमी को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ वुचेन को कह रही होती है, ये किस तरह के फीलिंग्स हैं? ये फीलिंग्स बहुत ही बढ़िया है, मैं इस तरह की फीलिंग्स और भी महसूस करना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट है, हमें एकेडमिक सिटी के बाहर का सीन दिखा होता है, और उसी जगह पे नंबर 1 हीरो और डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून आ गई होती है। वहीं पे नंबर 1 हीरो कह रही होती है, एकेडमिक सिटी, तो तुम कहना चाहती हो कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, मेरी वेडिंग रिंग के हिसाब से मॉर्निंग स्टार यहीं पे है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम नंबर 1 हीरो को देखते हैं। वो डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून को अपनी गोद पे उठा लिया होता है और वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, चलो कंफर्म करने के लिए हम दोनों ही मॉर्निंग स्टार से मिलने के लिए जाते हैं। अगर तुम सच में उसके वाइफ हो तो मैं खुद तुमसे माफी मांग लूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, खत्म, सब कुछ खत्म, मैं मॉर्निंग स्टार को जानता ही नहीं, वो कौन है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, मैं क्या करूं? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे ज़ुआनमी को दिखा होती है। वो बहुत ही लंबे समय तक वुचेन के साथ वो सब कुछ काम किया होता है, और ये सब कुछ काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहती है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें पीछे रहे वुचेन को दिखा होता है। वो ज़ुआनमी की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है,
जुआन में निचोड़ने के लिए एकदम माहिर है, पर किस्मत से मैंने रोज रिंग को पहन के रखा था, तो इसलिए मेरे पास इन्फिनिटी स्टेमिना था, नहीं तो मैं कब कब मर गया होता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जुआन में को कह रहा होता है, जुआन में अगली की क्या हो गई? वो कुछ समय पहले तो तुम्हारी बॉडी के अंदर थी, वो अचानक से चली क्यों गई? वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, वेल मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी मदर ने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया था। फिर जब मेरी होश आई थी तब उस समय मैं ऑलरेडी बेड पे लेटी हुई थी। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए मिस याया आ जाती है। और मिस याया को यहाँ पे देखने के बाद वुचेन कह रहा होता है, मिस याया आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी मिस याया कह रही होती है, मैं अगली हूँ, अब से तुम मुझे याया करके बुलाना, क्योंकि इस बॉडी को अब से मैं ही कंट्रोल करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या हम पिछले मैटर को लेकर बात करें? क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं गाया को कैसे रिवाइव करूं? वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, जुआन में तुम कपड़े पहनो और बाहर इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अंदर मत आना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद जुआन में कह रही होती है, अच्छा ठीक है मदर। उसके बाद जुआन में कपड़े पहन के बाहर आ जाती है और वहां से जाते हुए कह रही होती है, मुझे बाहर निकाल दिया गया। चलो छोड़ो, ये सिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये सिटी को थोड़ा घूम के आती हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं रूम के अंदर का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम वुचेन को देखते वो अगली को कह रहा होता है, क्या जुआन में इस तरह की बातों को सुनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, हाँ जुआन में तुम्हारे जैसा नहीं है जो दूसरी दुनिया से आया है, तो इसलिए उसे इस तरह के मैटर ना जानना ही बेहतर होगा। चलो पॉइंट पे आते हैं, तुम गाया को रेस्क्यू करना चाहती हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, पर ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अभी इस मूवमेंट पे तुम उस उपाय को जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। गाया असल में दो दुनिया को फोर्सफुली एक दूसरे के साथ चेंज किया था, जो सेम टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता है, जिसके कारण दो दुनिया के अंदर रहने वाले हर एक क्रिएचर के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। पर हर एक चीजों का खुद का डेस्टिनी होता है, उसके साथ ही साथ हर एक दुनिया के खुद के इंडिपेंडेंट टाइमलाइन और स्टोरी रहता है। और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ करने के लिए उसने क्या कुछ सहन किया है, पर अब उसकी सोल पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और यही सच है। पर अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही उपाय है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, और वो क्या है? प्लीज मुझे बताओ। तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, अरे तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दबाजी करके भी कोई फायदा नहीं है। वैसे मुझे जहां तक पता है कि तुम एक बार पास्ट पे टाइम ट्रेवल किया था और उस समय एविल गॉड सवेरा को एनकाउंटर किया था, है ना? क्या तुम्हें याद है उस समय एविल गॉड सवेरा खुद को रेस्क्यू करने के लिए क्या किया था? ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, हाँ मुझे याद है, एविल गॉड हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके लॉस्ट विल क्रिएट किया था और वो अपने खुद के रिवार्ड के लिए उसे ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पर यूज किया था। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, एविल गॉड ने एक हिस्सा को पास्ट टाइमलाइन से अलग कर दिया था और उस हिस्सा को एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पे क्रिएट किया था। फिर उसके बाद वो खुद को उस इंडिपेंडेंट वर्ल्ड से अलग कर दिया था। अगर मैं तुम्हें क्लियर शब्द में कहूं तो ये दुनिया एक बड़ा सा पेड़ है और इस बड़ा सा पेड़ का बहुत सारे ब्रांचेस है और वो सभी ब्रांचेस का और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे न्यू ब्रांचेस क्रिएट होता रहता है, तो इसीलिए अगर तुम एक ब्रांचेस तोड़ भी देते हो तब भी ये दुनिया परवाह नहीं करेगा। वहीं पे अगली की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे एविल गॉड की तरह ही पास्ट टाइमलाइन से एक ब्रांचेस काट के एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड क्रिएट करना होगा? ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, गाया की सिचुएशन एविल गॉड की तरह सेम नहीं है। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम एक ब्रांचेस को तोड़ते हो तो दुनिया परवाह नहीं करेगा, पर अगर तुम दो अलग अलग ब्रांचेस को तोड़ते हो तो दुनिया जरूर माइंड करेगा। और चाहे तुम जितने भी हिस्ट्री को छेड़छाड़ करके एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड क्रिएट कर लो, एक फिक्स टाइम पे गाया की मौत हो ही जाएगी। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? गाया की टाइमलाइन एक जगह पे रुकी हुई है, जिसके कारण और फ्रूट की जन्म नहीं दे सकती है। उसकी दुनिया पे कोई भी फ्यूचर नहीं है जब तक। तभी उसके आधी बात को काटते हुए वुचेन कह रहा होता है, जब तक मैं एक नया बड़ा सा पेड़ क्रिएट नहीं करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, एकदम सही कहो। अब मुझे समझ में आ रही है कि गाया तुम्हें लेके इतना हाईली क्यों सोचती है, पर क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है गाया को ये दुनिया क्रिएट करने में 100 मिलियन ईयर लग चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, तुम तभी तक गॉड ऑफ क्रिएशन रियलम पे भी एंटर नहीं किया है। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, पर फिर भी गाया के साथ मिलकर एक बच्चे का जन्म दिया। तुम सच में एक बहुत ही बड़ा स्कम्बाग हो जो सिर्फ खुद को लेकर परवाह करते हैं। गाया सच में बहुत ज्यादा पीसफुल है। मैं हॉनेस्टली कहूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि एविल गॉड सवेरा भी गाया को इतना हार्ट नहीं कर सकी है जितना तुमने उसे हार्ट किया है। तभी अगली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वेल गॉड ऑफ क्रिएशन आज नहीं तो कल मैं तो बन ही जाऊंगा। और वैसे भी गाया ने मुझे उसके कैंडिडेट के तौर पे चूज किया है क्योंकि जरूर उसके पास कोई रीजन है। और बात रही एक नए बड़े से पेड़ को क्रिएट करने की, तो सिंपल सी बात है, मैं गाया के क्रिएट किया हुआ दुनिया के डाटा को कॉपी कर लूंगा और उस डाटा को फॉलो करके एक न्यू दुनिया क्रिएट करना कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ क्रिएट करने में अगर 100-200 मिलियन ईयर लग जाता है तो क्या हुआ? हम सभी गॉड के लिए ये सब कुछ सिर्फ एक नंबर है। तभी वुचेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अगली कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। उसके बाद ही वो वुचेन को कह रही होती है, जब तुम गॉड ऑफ क्रिएशन बन जाओगे तब उस समय एक बार अर्थ को विजिट करने के लिए जाना। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है,
क्या अर्थ पे? यहाँ पे गाय को रेस्क्यू करने से अर्थ का क्या लेना देना? तभी बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली कह रही होती है, अर्थ जिस जगह पे लोकेटेड है तुम जितना इमेजिन करते हो उससे कई गुना ज्यादा हाई है और हम उस जगह को दूसरा किनारा कहते हैं। तो इसीलिए अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, पर से जो भी हो मुझे उम्मीदों की किरण देने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। वही पे बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद अगली मन में कह रही होती, कोई तुम्हारे लिए दुनिया क्रिएट करने जा रहा है। गया मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा चिलास फील कर रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट खत्म एकेडमिक सिटी को दिखा होता है। वहीं पर हम डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून और नंबर 1 हीरो को देखते हैं। वो दोनों बुचेन से मिलने के लिए लंबे समय से कंटिन्यूअसली घूम रही होती है और ये देखने के बाद नंबर 1 हीरो डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून को कह रही होती है, डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून आधा घंटा हो चुकी है पर तुम मुझे एक ही जगह पे बार बार घुमाती जा रही हो। क्या तुम्हें सच में पता है मॉर्निंग स्टार कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून पैनिक होते हुए कह रही होती है, हाँ मैं श्योर हूँ वो यही पे होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना तो इसलिए बुचेन के साथ मेरी जो कनेक्शन है वो टाइम टू टाइम कट रहा है। ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, अच्छा पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी पेशेंस लिमिटेड है। अगर तुम मॉर्निंग स्टार को ढूंढ नहीं पाते हो तो मुझे रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे एक लड़की आ जाती है और नंबर 1 हीरो के सामने आते हुए कह रही होती है, ओह ये तो नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट है। मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मैं आपको यहाँ पे मिल पाऊंगी। क्या आप मुझे आपके ऑटोग्राफ दे सकती है? ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, हाँ जरूर मैं एक लो रैंक हीरो हूँ तो इसीलिए आप मेरे बारे में कभी सुना नहीं है पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वैसे मैंने आप दोनों की बातों को सुनी है, आप मॉर्निंग स्टार से मिलना चाहती है ना? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ पे? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, हाँ जरूर मॉर्निंग स्टार आज सुबह एक बहुत ही बड़ा कांड किया था तो इसलिए मैं जानती हूँ कि वो अभी कहाँ पे है। प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको मॉर्निंग स्टार के पास लेके जाऊंगी। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो उस लड़की को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगती है और नंबर 1 हीरो को जाता हुआ देखने के बाद डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून कह रही होती है, हे तुम क्या कर रही हो? तुम अनजान लोगों की बातों को इतना आसानी से विश्वास कैसे कर सकती हो? और वैसे भी वो लड़की अचानक से हम दोनों के सामने अपेयर हुआ और हम दोनों को मॉर्निंग स्टार से मिलाने के लिए लेके जा रही है। क्या ये अजीब नहीं है? नंबर 1 हीरो कह रही होती है, हाँ मुझे पता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून कह रही होती है, अगर तुम्हें पता है तो तुम फिर भी उसे फॉलो क्यों कर रही हो? अभी मेरी स्ट्रेंथ सील है तो इसलिए मैं अभी इतनी कमजोर हूं कि एक बच्चा भी आके मुझे मार के जा सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून की ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो कह रही होती है, उसे पता है कि मैं नंबर 1 हीरो हूँ पर फिर भी वो मेरी आइडल के नाम को यूज करते हुए मेरे खिलाफ किस तरह के प्लान बनाने के बारे में सोच रही है ये मैं जानना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही नंबर 1 हीरो उस लड़की से मिलने के लिए वहां से जाने लगती है और वही पीछे डेमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून मन में कह रही होती है, उस लड़की के पास से मुझे मेरी मदर की क्लोन की ऑरा महसूस हो रही है और सबसे बड़ी बात एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 क्लोन की ऑरा महसूस हो रही है। उफ, इस तरह की जगह पे सिर्फ मैं ही क्यों फंसती हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ थंबनेल पे जो दिखा रहा है ना सेल भी प्रेग्नेंट है तो ये इस एपिसोड पे देखने को नहीं मिलेगा, आगे के एपिसोड पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है तो चिंता मत करो, कोई भी फेक नहीं है, एकदम रियल है तो चिंता मत करो। तो और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Anime मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।